Hello people, I hope you're doing wonderful. And here we are to one of the most important section series of company law. देखिए ना, अभी तक हमने बहुत सारे section series की. Today's chapter is chapter number 11. Chapter number 11 of what? Companies Act 2013. मैं बेरा के chapter की बात कर रहा हूँ. Chapter 11, which deals with section 149 to 172. This is one of the most important section series. I have not seen any examination जिसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए हो. तो अगर आज की सेक्शन सीरीज आपने बहुत केयरफुली देखी तो विश्वास मानना each and everything you will be hearing here will be useful in the examination. 100% कि ये सेक्शन सीरीज तो आप एग्जाम में फोड़ कर ही आने वाले. 149 to 172 और 149 to 172 पूरे कंठस्थ होने चाहिए, मतलब 149 to 169 होने चाहिए. लेकिन ये जब चैप्टर 172 तक जाता है तो हमने कहा कि 172 तक इंक्लूड कर लेते हैं. You love this section series. हम लोग इसके अंदर सब कुछ ही कवर करने वाले हैं. We'll try and cover कि 149 से लेकर 172 तक एक भी हमारा सेक्शन स्किप नहीं होगा, सारा कवर होगा. 149 सबसेक्शन 6 which is the definition of independent director, वो definition बस कवर नहीं कर पाएंगे because the definition itself would take 1.5 hours. तो उसको छोड़ के each and everything 164 167 भी यहां पे कवर करने की कोशिश करूंगा. The objective of the series as we've already discussed is an extra edge. क्या बच्चे अच्छे से आपका रेगुलर कंटेंट तो पढ़ते ही हैं, बट जो आपको एक एक्स्ट्रा एज चाहिए होता है वो एक एक्स्ट्रा एज आपको यहां पे मिलेगा. So that is the objective, and I believe simply this particular lecture should add a minimum of 5 to 10 marks in the examination. Should add कि आप ऑलरेडी अगर 55 पे थे तो ये सेशन, ये और इसका अगला सेशन, जो अगला सेशन भी डायरेक्टर्स की सेक्शन सीरीज होने वाली है, दैट इज चैप्टर नंबर 12. These two sessions will be adding a minimum 10 marks in the examination. तो आपकी एग्जिस्टिंग पढ़ाई आप जी जान से करो जैसे आप कर रहे हैं, साथ में ये देखने से आपके मिनिमम 10 मार्क्स का एडिशन होने की मैं अपेक्षा रखता हूं. So without wasting any further time, let's start with the section series appointment and qualification of directors. Appointment and qualification of director. चलिए, सबसे पहला सेक्शन आता है हमारे सामने 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. यहां पे 149 और 152 ये दो जो है वो सेक्शंस थोड़े से लेंदी रहते हैं, तो एकदम पेशेंटली समझना. सेक्शन में 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बी वेरी केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कंटेंट इज देयर इन व्हिच सेक्शन. जनरली कैसा है कि आप बच्चों को बहुत सारे कंटेंट तो पता है कि हाँ वुमेन डायरेक्टर है, रेसिडेंट डायरेक्टर है, बट यू शुड नो दैट इज गिवन इन द 149. यू नो अल्टरनेट डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, यू शुड नो दैट इज गिवन इन द 161. यू नो रिटायर्ड बाय रोटेशन है, यू शुड नो दैट हैज टू बी कवर्ड इन द 152, सो दैट आपका आंसर को जो एक बेहतरीन सा एज मिलना है वो यहां से मिल सके. चलिए, first section for the day, section 149 company to have board of directors. A very basic section, section 149 company to have board of directors. सबसे पहली बात क्या करता है? पहली बात बोलता है only individuals to be डायरेक्टर्स. मैं कुछ एब्रिविएशंस यूज करता हूं, तो जब आप सामने आपके नोट्स बना रहे हैं तो वहां पर आप एक बार फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ताकि आपको सेल्फ स्टडी में परेशानी ना हो. ओनली इंडिपेंडेंट टू बी डायरेक्टर्स, ओनली इंडिविजुअल्स टू बी डायरेक्टर. ऑफ कोर्स की बात है कि कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती है. अ कंपनी कैन बी अ शेयर होल्डर बट अ कंपनी कैन नेवर बी अ डायरेक्टर. डायरेक्टर हैज टू बी एन इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन लाइक मी एंड यू. So directors have to be individuals. Okay, fair enough. Directors have to be individuals. Second, minimum and maximum director. I don't think I have to teach you that. Minimum director is 1, 2 and 3 in case of an OPC, private company and public company. So OPC 1, private company 2, public company 3. Maximum director for all of these is 15. इन सबके लिए मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट कितनी है? 15 डायरेक्टर्स. सर क्या 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हैं? यस, यू कैन इवन अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. So it's all easy. नेक्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर. सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, इंडिया में बहुत सारी कंपनीज के ऊपर वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी. व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन डायरेक्टर? उनके बोर्ड में कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए. सो फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज to have at least one woman director. Following class of companies to have one woman director. Following class of companies covers every listed company. So okay, every listed company has to have one woman director, and every other public company having paid up capital of 100 crore or more and turnover of 300 crore or more. ये पहले बहुत पहले 250 हुआ करता था, इसको 300 कर दिया गया बहुत समय से. So women director refers to a concept wherein the following class of companies needs to have one woman director. Following class of companies बोले तो listed company and every other public company with paid up capital of 100 crore or more or टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ और मोर. तो आपकी पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 200 करोड़ है, भले टर्नओवर 100 करोड़ होगा, भले टर्नओवर 300 से कम है बट पेड अप कैपिटल 100 से ज्यादा है ना, तो बात खत्म, आपको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना. सिमिलरली आपका पेड अप कैपिटल 100 से कम है लेकिन टर्नओवर 300 से ज्यादा, तो भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा वुमेन डायरेक्टर. सो वुमेन डायरेक्टर्स आर मैंडेटरी फॉर दीस कंपनीज. इजी. आई गेस ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस. ये आपको ऑलरेडी पता था. फिर कुछ छोटी सी बात समझ में आना चाहिए आपको. प्लीज नोट, टू बी अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कि वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना मैंडेटरी विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. आज आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, आपको 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है कि 6 महीने के अंदर आप वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो. तो फर्स्ट 6 मंथ्स अगर वुमेन डायरेक्टर नहीं भी है तो भी अलाउड है. नेक्स्ट,
एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमिटेंट वैकेंसी, मतलब हमने वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, हमारी कंपनी चल रहा था, मान लीजिए उन्हें कुछ हो गया, रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, इन एनी केस अगर इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है तो रातों रात कहां से मैनेज करेंगे वुमेन डायरेक्टर, तो टाइम दिया गया है एनी इंटरमिटेंट वैकेंसी विल बी फाइल्ड एट द अर्लीस्ट, कि कोई भी ऐसा इंटरमिटेंट वैकेंसी होता है तो जल्दी से जल्दी आप वुमेन डायरेक्टर को लेकर आओ, किसी और वुमेन डायरेक्टर को लेकर आओ, बट अप टू नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months व्हिचएवर इज लेटर। तो आपको इतना टाइम दिया गया है कि कोशिश करो एट द अर्लीस्ट, बट यू कैन अपॉइंट दैट लेडी, आप उनकी जगह किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं एट द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और विद इन 3 months व्हिचएवर इज लेटर। तो अगर मान लीजिए बोर्ड मीटिंग 20 दिन बाद है तो 20 दिन में आप कहां से लेकर आओगे, तो ठीक है आपको फिर भी 3 months मिलते हैं, राइट। और मान लीजिए आपका बोर्ड मीटिंग ही 4 months के बाद है तो बोर्ड मीटिंग पे अपॉइंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months व्हिचएवर इज लेटर, यहां तक आपको टाइम दिया गया है इंटरमिटेंट वैकेंसी को फिल करने का, मतलब इस टेन्योर के लिए योर कंपनी कैन बी विदाउट वुमेन डायरेक्टर एंड दैट विल बी ओके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इंटरमिटेंट वैकेंसी। फिर आता है एक और छोटा सा कंसेप्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर का क्या कहना है, इसका कहना है कि हर एक कंपनी में, एवरी कंपनी, देखो मैंने ऊपर जब आपको पढ़ाया वुमेन डायरेक्टर तब मैंने बताया कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज लिस्टेड बोलो, ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा है, ऐसी कंपनीज में वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी था। बट व्हेन इट कम्स टू रेसिडेंट डायरेक्टर, ईच एंड एवरी कंपनी इन इंडिया, छोटी बड़ी हर कंपनी के अंदर रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर who stays in India for 180 days during the financial year, कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में 180 डेज से ज्यादा रहे, ऐसा आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस पे फोकस करेंगे अब। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैसा हो रहा है यहाँ पे, इसके डिस्कशन में हम बहुत ज्यादा जा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या लिख कर आना है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। रेसिडेंट डायरेक्टर, हर एक कंपनी को इंडिया में कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना होता है जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा है। ध्यान रखना अलग अलग एक्ट में डेफिनेशन अलग होती है, तो जो इनकम टैक्स एक्ट में आपने रेसिडेंट डायरेक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना बहुत मेहनत करके, उसको बिल्कुल इग्नोर करके यहां पे पढ़ो। यहां पे कोई मल्टीपल कंडीशंस नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है, दैट पर्सन हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 और मोर डेज इन दिस फाइनेंशियल ईयर। सो एवरी कंपनी हैज टू हैव वन रेसिडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यहां पे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 149। तो 149 कहता है कि आपकी कंपनी में किस किस प्रकार के डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो हमने पढ़ा हमारी कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स होने चाहिए डायरेक्टर, उसके बाद में वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, अभी बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो साथ ही साथ आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने, तो अगर कभी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द सेक्शन टू बी कोटेड इज 149, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 149 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी, independent director is mandatory for every listed company, thumbs up, and every public company having paid up capital of 100 crore or more, turnover of paid up capital of 10 crore or more, my mistake, turnover of 100 crore or more, and aggregate loan debenture deposit exceeding 50 CR। समझना ध्यान से, 10 crore or more, 100 crore or more, exceeding 50 CR, exceeding 50 CR, यहां पे मॉड्यूल में भी मिस्टेक थी पहले, राइट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे सिंपल सा कि भाई साहब क्या है, हर एक कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है, हर एक पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 CR या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 CR या उससे ज्यादा है, या फिर उसका आउटस्टैंडिंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट इज एक्सीडिंग 50 CR, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। रिपीट अगेन, फोकस करना, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हर एक कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है। पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 CR उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 CR उससे ज्यादा है, या फिर एग्रीगेट लोन डिबेंचर डिपॉजिट इज एक्सीडिंग 50 CR, उनके ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है। सर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 हैज टू बी इंडिपेंडेंट। अगर लिस्टेड कंपनी है तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर आप रिलायंस का बोर्ड देखेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आपको दिखेगा कि 1/3 से ज्यादा वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, 1/3 से ज्यादा वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। तो अगर आपकी कंपनी के 15 डायरेक्टर्स हैं तो कम से कम उनमें से 5 इंडिपेंडेंट होने चाहिए इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। बट व्हेन इट कम्स टू दीस पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 CR उससे ज्यादा है, या फिर और उनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर और उनका एग्रीगेट लोन डिबेंचर डिपॉजिट इज एक्सीडिंग 50 CR, देन दे हैव टू मियरली अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ में आना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 है और जो दूसरी पब्लिक कंपनी उसके लिए सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की आवश्यकता होती है। सर अगर ये जब 1/3 किया कुछ फ्रैक्शन आया तो एनी फ्रैक्शन शेल बी राउंडेड ऑफ एज 1, एनी फ्रैक्शन शेल बी राउंडेड ऑफ एज 1। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स है 10, तो आपका 3.33 आ रहा है, तो यू हैव टू अपॉइंट 4 डायरेक्टर्स, एनी फ्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ एज 1।
आई बी अंडरस्टैंडिंग सिंपल। तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 149। तो 149 शुरू करते हैं हम कि कंपनी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि हमारी कंपनी में भाई साहब इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बनेंगे, हमारी कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर ऐसा होगा, हमारी कंपनी में वुमेन डायरेक्टर चाहिए हमको, रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए हमको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए हमको। चलिए 149 149 149 का केस है। फिर कुछ आपको बता रहा हूं मैं, प्लीज नोट। सबसे पहला पॉइंट, if a company ceases to fulfill the applicability condition for 3 consecutive years not required to appoint independent director। कहने का मतलब क्या है, ये जो मैंने कंडीशन बताई ना ऊपर की, एक तो हो गई लिस्टेड कंपनी दैट इज ओके, जो पब्लिक कंपनी कंडीशन बताई कि उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, उसका एग्रीगेट लोन डिबेंचर डिपॉजिट शुड बी एक्सीडिंग 50 करोड़। इस कंडीशन को एक बार आपने मान लो टच कर लिया तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़े। मान लो नेक्स्ट ईयर में आप इस कंडीशन के बाहर आ गए, फॉर एग्जांपल योर पेड अप कैपिटल वाज ऑलवेज 5 करोड़, your loan debenture deposit was always 40 crore, your turnover was always 80-90 crore, 100 करोड़ के अंदर था, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 110 करोड़ हो गया, तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वापस से 90 करोड़ हो गया, वापस निकालोगे क्या उनको? तो लॉ क्या कहता है कि आपके ऊपर एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशन आ गई, फिर आप उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को तभी रिमूव कर सकते हो व्हेन यू आर सीजेस, यू आर आउट ऑफ दीज कंडीशंस फॉर 3 consecutive ईयर्स। मतलब अब मान लीजिए मेरी कंपनी का इस साल का टर्नओवर 110 करोड़ था, मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर 80 करोड़ है, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी है, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर 70 करोड़ है, फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है, नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर 75 करोड़ है। अब जब 3 सालों तक कॉन्सेक्यूटिवली मैं लिमिट के बाहर हूं, तब मैं उन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को निकाल सकता हूं। सो इसमें टच होने के लिए तो एक ईयर, पिछले साल आपका लिमिट टच हो, आप इसमें अट्रैक्ट हो जाओगे, यू हैव टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट इससे बाहर निकलने के लिए 3 consecutive ईयर्स तक यू शुड बी आउट ऑफ द लिमिट। इफ अ कंपनी सीजेस टू फुलफिल द एप्लीकेबिलिटी कंडीशन फॉर 3 consecutive ईयर्स, देन दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसमें आने के लिए तो एक ईयर का टच हो रहा तो इसमें आ जाओगे, लेकिन इस कंडीशन से निकलने के लिए 3 साल तक आपने उस लिमिट के बाहर होना चाहिए। अब वो 3 में से एक भी साल के लिए वापस आ गया तो वापस 3 इयर्स होगा। 3 consecutive ईयर्स तक अगर आप लिमिट के बाहर हैं, तब आपके ऊपर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की एप्लीकेबिलिटी हटती है। चलो नेक्स्ट, सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में इंटरमिटेंट वैकेंसी हो गया, तो हमारी कंपनी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किए थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई, अब एक ही बचा, क्या करें? सेम लाइक वुमेन डायरेक्टर, यू टू अपॉइंट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इमीडिएटली एट द अर्लीएस्ट, बट अप टिल द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months whichever is later. Next is डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बी गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बीओडी, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने ये डिक्लेरेशन देना होता है, सिंपल इजी है, एट हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर व्हेनेवर देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। क्या डिक्लेरेशन देना है? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस टू बी गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू बीओडी। 149 सबसेक्शन 6 कहता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या एलिजिबिलिटी है। तो हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब वो अपॉइंट हुआ, एट हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एक डिक्लेरेशन देता है दैट आई एम इंडिपेंडेंट। Thereafter every financial year की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में हर साल देना है आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम इंडिपेंडेंट, एंड कभी भी अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं तब भी उसको देना है दैट आई एम इंडिपेंडेंट। तो भाई साहब एट हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर एंड व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू गिव अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस वगैरह के नाम पे रेम्यूनरेशन ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो उसने एक्सपेंस कर दिए कंपनी से रीइंबर्स भी कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है, ही कैन इवन गेट प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, मतलब उसको कमीशन बेस पे प्रॉफिट भी मिल सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन बेस पे प्रॉफिट भी मिल सकता है, यस एज अप्रूव्ड बाय मेंबर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन रिसीव रेम्यूनरेशन, ये नहीं इंडिपेंडेंट है तो इसका किस बात का रेम्यूनरेशन, भाई घर तो उसको भी चलाना है एंड जॉब कर रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। सो अंडरस्टैंड, जॉब एज इन डोंट कंसीडर डायरेक्टरशिप एज अ जॉब, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज वर्किंग, राइट। सो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन आल्सो रिसीव रेम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फीस, reimbursement of expense and profit related commission, but what independent director cannot receive is he is not entitled to stock options। ये जो ESOP वगैरह होते हैं ये उससे नहीं मिल सकते। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन गेट रेम्यूनरेशन, ही कैन गेट रीइंबर्समेंट, प्रॉफिट रिलेटेड, ये सब चीजें उसको कमीशन वगैरह मिल सकती है, लेकिन उसको स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकते। इजी। नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, ये सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्लीज नोट चल रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर होता है 5 इयर्स का, but he can be reappointed for another tenure of 5 years by passing a special resolution। सबको पता है, इजी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर होता है 5 इयर्स का, but by passing a special resolution you can appoint him for another set of 5 years। उसके बाद में 3 इयर्स का रहता है कूलिंग पीरियड, उसके बाद में 3 इयर्स का रहता है कूलिंग पीरियड। he cannot be appointed as a director of the company for 3 years, this is known as cooling period। ये 3 इयर्स होने के बाद वापस आप उसको 5 के लिए अपॉइंट कर सकते हो। 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड रहता है। इन 3 इयर्स के लिए ही कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन 3 इयर्स के लिए ये नहीं कि चलो
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 10 साल के लिए, अब आपकी कंपनी का मैनेजर बन जाता हूं 3 साल के लिए? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर खत्म होने के बाद में 3 सालों तक दिस डायरेक्टर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी, किसी भी तरह से एम्प्लॉय वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बाय रोटेशन डज नॉट अप्लाई टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर रिटायरमेंट बाय रोटेशन 152 सबसेक्शन 6 अप्लाई नहीं करता है, उस पर जाएंगे आज हम। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हु आर नॉट प्रमोटर केएमपी, प्रमोटर केएमपी जो नहीं है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर नॉट प्रमोटर इन केएमपी shall be held liable only for the acts, वो सिर्फ तब liable होंगे when which have occurred with their knowledge and consent or where they have not acted diligently। तो कहने का मतलब है जनरली अगर कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो डायरेक्टर्स आर लायबल, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स and non-executive directors who are not KMP or promoters, they will not be liable for all the acts of the company. They will not be liable for all the acts of the company. They will only be liable for those acts wherein they have given their consent, they had the knowledge, and second, which has happened because of their negligence, जहां पे they were not diligent. So generally, other directors, executive directors, other directors will be liable for the acts of the company. भले कंपनी के एक्ट की उनको knowledge थी नहीं थी, they'll be liable. But when it comes to independent director and non-executive director who are not promoter and KMP, for these people they are not liable for all the acts of the company, सिर्फ उन एक्ट्स के लिए जो इनकी कंसेंट से हुए थे, वन, एंड सेकंड जो इनके नेग्लिजेंस के कारण हुए थे, ये लोग डिलिजेंट नहीं थे इसलिए हुए थे, ये इन एक्ट्स के लिए ही लायबल होंगे। I hope you're with me. I hope you're with me. Yes, 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 people. Yes, people. Yes, people. और 149 सबसेक्शन 6 जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपने सेक्शन नंबर ध्यान रखना है। जनरली मैं आपको ये सबसेक्शन पे कभी याद रखने के लिए फोकस नहीं करूंगा कि 149 कंपनी टू है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें ये सब है, बट 2 सबसेक्शन इस चैप्टर में मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपको याद रहे। वन इज 149 सबसेक्शन 6, वन इज 152 सबसेक्शन 6 रिटायरमेंट रोटेशन, ये दो तो आपको याद ही रखना है। फिर 164 1 और 164 2 भी आपको याद है तो आय हाय सुभान अल्लाह, मजा ही आ जाएगा। चलो पहला सेक्शन हमारा खत्म हुआ है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सो इतने बड़े बड़े सेक्शन से क्या, कुछ सेक्शंस बड़े, सो जस्ट बी पेशेंट। सेक्शन में 149 कंपनी टू है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई अश्योर यू ये सेशन खत्म होगा और आपके सारे सेक्शंस टिप्स पे होने वाले हैं, ये मेरा वादा है। तो 110% फोकस करो यहाँ पे, बस बने रहो। चलिए, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या पढ़ा इसमें? इंडिविजुअल्स होने चाहिए, उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर इसमें दे रखा है। अरे आपको सबको पता है मिनिमम मैक्सिमम, बट यू शुड आल्सो नो दैट दिस इज गिवन इन 149। सो व्हेनेवर देयर इज एनी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट tells us that company needs to have 1 2 3 minimum director, OPC, private company, public company, and maximum director 15, which can be increased by passing a special resolution. Women director, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सारी बातें दी गई है 149 के अंदर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन दी गई है 149 सबसेक्शन 6 के अंदर। दैट इज सेक्शन 149 फॉर यू, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 150 इज इजी, 151 इज इजी, 152 इज इंटरेस्टिंग। 151 इज नॉट इजी बट 151 ठीक है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर है। 152 काफी इंपॉर्टेंट अगला होने वाला है। 150 149 पढ़ा, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 150 आसान है। 149 में सबसे ज्यादा बातें किसके बारे में की गई थी? 149 में सबसे ज्यादा बातें की गई थी अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो 149 सब्सटैंशियली टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट सबसे बड़ा संघर्ष एक कंपनी को आता था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ढूंढें कैसे, हाउ डू यू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जब आप एलिजिबिलिटी देखते हैं तो उसमें हर एक व्यक्ति को तो मना कर दिया ना कि नहीं हमारा एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, हमारी ऑडिट फर्म से भी नहीं होना चाहिए, हमारे प्रमोटर से भी नहीं, डायरेक्टर भी से नहीं। तो ऐसा आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ढूंढेंगे कहां से? तो उसका सोल्यूशन दिया गया सेक्शन 150 के अंदर, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक कंसेप्ट आया डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। 150 क्या कहता है? देयर बी अ डेटा बैंक। देखो नॉर्मल बैंक के अंदर क्या होता है? पैसा, तो उसे बैंक कहते हैं। दिस इज डेटा बैंक, दिस विल मेयरली हैव डेटा। मतलब क्या? डेटा बैंक के अंदर एनी पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आज आपका प्रोफेशनल कोर्स हो गया, आप सीए सब बन के बैठ गए, ठीक है। अब आपको क्या करें? यू वांट टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यू कैन सिंपली अप्लाई टू द डेटा बैंक टू एड योर नेम। अब तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है, बहुत ईजी होता है, पैसे निकाल लोगे। तो आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, एंट्रेंस एग्जाम एज एक आपको एग्जाम क्लियर करना होता है, ऐसा बोलते हैं, एंट्रेंस भी नहीं, एग्जाम क्लियर कर लिया आपने। देयर आफ्टर यू कैन अप्लाई टू द डेटा बैंक। पर्सन हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दे हैव टू अप्लाई टू द डेटा बैंक। उन्होंने अप्लाई कर दिया डेटा बैंक के पास कि ये मेरा नाम है, इतने शेयर्स मेरे पास है, मेरे यही रिलेटेड पूरे डिटेल्स आपको देना है। आपने डेटा बैंक में अप्लाई करके अपने पूरे डिटेल्स दे दिए। सुना डेटा बैंक में कोई भी कंपनी आके, कोई भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, दे कैन सिलेक्ट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम डेटा बैंक। अब वो डेटा बैंक को देखते हैं तो वहां पे उनको हंड्रेड्स ऑफ नाम दिख रहे हैं, उनके क्वालिफिकेशन दिख रहा है, उनका एक्सपीरियंस दिख रहा है, उनके बारे में सब कुछ दिख रहा है, एंड दे कैन सिलेक्ट यार इनमें से हाँ ये दोनों को अपन अपॉइंट कर लेते हैं, ये दोनों को हम अपॉइंट कर लेते हैं। सो डेटा बैंक इज सिंपली अ बैंक। अरे OLX जैसा काम कर रहा है ये।
दे आर जस्ट, इट इज सिंपली अ प्लेस वेयर एंड दीज टू कैन मीट, बिकॉज कंपनीज को डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होना चाहते हैं उनको कंपनीज नहीं मिल रही है, तो डेटा बैंक में ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं कि प्लीज ऐड माय नेम, कर दिया। अब कंपनी की पूरी लिस्ट आ जाती है कि इनमें से अपॉइंट करना है, इनको 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 उनका इंटरव्यूज वगैरह लेके उनको अपॉइंट किया जा सकता है। So data bank is a manner, is a procedure by which independent directors can be appointed. Section 150 selection, manner of selection of independent director and maintenance of data bank. Simple अगर आपको आता है data bank इसमें दे रखा है 150 में। So manner of selection of independent director and maintenance of data bank. Manner of selection of independent director and maintenance of data bank. Manner of selection of independent director and maintenance of data bank 150. Okay. Sir data bank maintain कौन करता है? It is maintained by any body, institution, association notified by central government. Central government notify करता है कि एक association है वो maintain करता है data bank. Central government notifies an institution and that institution maintains data bank. Easy, easy, easy. तो यहाँ पे 150 comparatively easy, कुछ है नहीं, data bank का concept है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, उसके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे, कोई भी कंपनी वहां से सिलेक्ट कर सकती है to appoint any person as independent director. Easy to. Now I'll tell you a very interesting section is 151. 151 is a झाग section and इसके अंदर even when I was a student ना I had various doubts in my mind कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि 151 में क्रिस्टल क्लैरिटी आपको इस डिस्कशन के बाद आ जाएगी, जबकि मैं तो एक स्पीड में डिस्कशन करने वाला हूं, फिर भी आपको पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी। जस्ट बी विथ मी। सेक्शन 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, सबसे पहले है क्या, फोकस। 151 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, इसको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर वाला सेक्शन भी कह सकते हैं। तो 151 टॉक्स अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अ लिस्टेड कंपनी में, अ लिस्टेड कंपनी में सुओ मोटो, खुद से ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, अ लिस्टेड कंपनी में इधर सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन बाय स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। पहले लाइन इतनी सी है, दैट अ लिस्टेड कंपनी में इधर सुओ मोटो खुद से और on application of small shareholders appoint a small shareholder director. So a listed company में इधर suo moto और on application of small shareholders appoint a small shareholder director. Easy to understand. Sir, what do you mean by small shareholder? Small shareholder में जब भी ऐसा लिखूंगा मतलब shareholder लिखा है। Small shareholder means a shareholder holding shares of nominal value up to 20,000. Nominal value लिखा है, ध्यान रखना, face value। एक शेयर जिनकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 है, उसकी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है ना वो 10-15 लाख भी हो सकती है। यहां पे फेस वैल्यू 20,000 लिखा है, आप एमआरएफ की फेस वैल्यू जाके देखना। क्लियर है? तो फोकस करो, यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि एनी स्मॉल शेयर होल्डर मीन्स अ शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग शेयर्स हुज नॉमिनल वैल्यू इज अप टू 20,000। तो मेरे पास जो शेयर्स है उनका नॉमिनल वैल्यू अप टू 20,000 है तो मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। नॉमिनल वैल्यू 20,000 ज्यादा है तो आई एम नॉट अ स्मॉल शेयर होल्डर। So small shareholder refers to a person who's holding shares whose nominal value is up to 20,000 in a particular company. आप एक कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर होता है। मेरे पास 4 कंपनी के शेयर्स हैं, 2 कंपनी के शेयर्स नॉमिनल वैल्यू 40,000 है और 2 कंपनी की नॉमिनल वैल्यू 10,000 है। So I am holding 10,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इन A लिमिटेड, 10,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इन B लिमिटेड, 40,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इन C लिमिटेड एंड 40,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इन D लिमिटेड। तो C और D के लिए मैं स्मॉल शेयर होल्डर नहीं हूं, बट A और B के लिए मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं। तो इट इज कंपनी स्पेसिफिक। Clear है? So small shareholder director simply small shareholder simply refers to a shareholder who's holding shares up to 20,000 nominal value. Easy. So now वापस coming to the back first point, a listed company may either suo moto or an application by small shareholder can appoint a small shareholder director. ठीक है, application देंगे तो कौन देगा? Who can make application? Who can make application? Either 1,000 small shareholder, आपकी कंपनी के 1,000 small shareholders ने application देनी है, या फिर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स, या फिर हमारे कंपनी के टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स जितने भी उसका 1/10, हमारे कंपनी में टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स है 500, तो उसका 1/10 कितना होता है 50, तो सिर्फ 50 लोगों ने भी एप्लीकेशन दिया तो कंपनी विल हैव टू अपॉइंट। सो हु कैन मेक एप्लीकेशन? इधर 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स, अरे हमारी कंपनी मान लो 1 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है तो उसका 10% तो 10,000 हो जाएगा। नहीं, सिर्फ 1,000 ने एप्लीकेशन दिया तो भी चलेगा। तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स व्हिचएवर इज लोअर, दे कैन मेक एप्लीकेशन टू अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। They can make application to appoint a small shareholder director. ठीक है। What is the procedure? The procedure is applicant, ये जो 1,000 small shareholders हैं या फिर 1/10 of the total small shareholders हैं, they have to make an application to the company. They have to make an application to the company. Easy. एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए नेम एंड डिटेल ऑफ द प्रपोज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, कि हम इस व्यक्ति को प्रपोज करना चाहते हैं, हम मिस्टर आकाश को हम प्रपोज करना चाहते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो ये लो आप, तो the small shareholders propose a person
टू बी ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब एक क्वेरी आती है आपके दिमाग में विच इज जनरली अनआंसर्ड कि जिसको हम प्रपोज करें, इज दिस गाय रिक्वायर्ड टू बी स्मॉल शेयर होल्डर? द आंसर इज नो। जिसको आप प्रपोज कर रहे हो, दिस पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स अपने में से किसी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, नहीं। यू कैन इवन हैव अ पर्सन, अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हु डज नॉट हैव एनी शेयर इन द कंपनी। एक व्यक्ति इसके पास एक शेयर भी नहीं है कंपनी का, उससे भी आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंफ्यूजन खत्म। तो एप्लीकेंट है हम लोग 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स। हम लोगों ने दी एप्लीकेशन टू द कंपनी कि हे कंपनी इसे अपॉइंट कर दो एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। हम लोगों ने एप्लीकेशन दी टू द कंपनी कि हे कंपनी इसे अपॉइंट कर दो एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। फोकस करना चाहिए। हमने एप्लीकेशन दी थी कंपनी को, ठीक है। ये एप्लीकेशन कब तक देनी है? 14 डेज बिफोर द मीटिंग। देख रहे हो आप कितना एकदम भाई मिलेनियल, एकदम बिफोर। फोकस करो यहां पे, 14 डेज बिफोर द मीटिंग। तो आई हैव टू गिव दिस एप्लीकेशन 14 डेज बिफोर द मीटिंग। ओके, कंपनी एट जनरल मीटिंग अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। फिर कंपनी जनरल मीटिंग में स्मॉल शेयर डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता। तो वेरी इजी प्रोसीजर। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा दैट या तो कोई कंपनी सुओमोटो लिस्टेड कंपनी, सुओमोटो लिस्टेड कंपनी पे ही एप्लीकेबल है कंसेप्ट, ठीक है ना। तो लिस्टेड कंपनी यहां पे लिखा है मैंने क्लियरली, लिस्टेड कंपनी में इधर सुओमोटो और ऑन एप्लीकेशन पे 1000 और 1/10 ऑफ द टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स कैन अपॉइंट अ स्मॉल शेयर होल्डर। प्रोसीजर क्या है? जो भी अप्लाई कर रहा है, अगर सुओमोटो करने तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आ रहा है तो एप्लीकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया, वो एप्लीकेशन देंगे मीटिंग के 14 डेज पहले, साथ में सारी डिटेल्स देंगे इस व्यक्ति को अपॉइंट करना, और कंपनी जनरल मीटिंग में उसको अपॉइंट कर देगी एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ओके ओके ओके, इजी। देन अ फ्यू मोर थिंग्स। टेन्योर ऑफ स्मॉल शेयर डायरेक्टर, कि एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा? एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर का टेन्योर कितना रहेगा? इट विल बी मैक्सिमम 3 इयर्स। एक स्मॉल शेयर डायरेक्टर सिर्फ मात्र केवल 3 सालों तक आपके यहां काम कर सकता है। टेन्योर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 3 इयर्स। द टेन्योर इज गोइंग टू बी मैक्सिमम 3 इयर्स। एंड रीअपॉइंटमेंट के लिए ही इज नॉट एलिजिबल, कि एक बार 3 इयर्स के बाद में यू कैन नॉट रीअपॉइंट हिम। सो इन small share director can be appointed for maximum 3 years and he is not eligible to be reappointed. Should not be associated with the company for next 3 years. और अगले 3 साल तक किसी भी तरह से एम्प्लॉय वगैरह की तरह से भी कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। सो एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर 3 इयर्स है और अगले 3 साल तक वो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ के रहते हैं, उसका टेन्योर क्या था? 5 स्पेशल रिजोल्यूशन का रिकॉर्ड प्लस 5 10 इयर्स तक हो सकता है उसका टेन्योर, बट उसके बाद भी 3 इयर्स तक वो कंपनी से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे, बट यहाँ पे टेन्योर ही 3 इयर्स। नेक्स्ट, a person cannot hold the position of small share director in more than 2 companies at the same time. Normally मैं आपको बताऊंगा 165 के अंदर डायरेक्टरशिप, 165 के अंदर डायरेक्टरशिप, that a person can act as director in maximum 20 companies, out of which 10 can be public companies. आप सबको पता होगा। लेकिन अगर आप दो से ज्यादा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहते तो आप नहीं बन सकते। तो समझना इसका मतलब क्या है? मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं, लेकिन मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मैक्सिमम 2 कंपनीज में बन सकता हूं। तो आई कैन बी ए स्मॉल शेयर डायरेक्टर इन 2 कंपनीज एंड रिमेनिंग 18 कंपनीज में आई कैन बी ए नॉर्मल डायरेक्टर theoretically, yes. So a person can act as small share director in maximum 2 companies, and ये 2 companies भी competing business में नहीं होने चाहिए। A person cannot hold the position of small share director in more than 2 companies at the same time, and these should be not competing companies, दोनों आपस में competition में नहीं होने चाहिए। ओके ओके, क्या पढ़ लिया स्मॉल शेयर डायरेक्टर के बारे में? सबसे पहला पॉइंट दैट लिस्टेड कंपनी में either suo or on application appoint a small share director who is a small shareholder, means a person who's holding shares nominal value 20,000 rupees, who can give an application any set of 1,000 small shareholders or 1/10 of the total small shareholders can give an application. ओके, एप्लीकेशन कब देनी है कंपनी को? 14 डेज बिफोर द मीटिंग, एंड कंपनी एट द जनरल मीटिंग अपॉइंट्स अ स्मॉल शेयर डायरेक्टर। टेन्योर कितना होता है स्मॉल शेयर डायरेक्टर का? 3 इयर्स। देयरआफ्टर वापस कूलिंग पीरियड ऑफ 3, कूलिंग पीरियड नहीं कह सकते, देयरआफ्टर ही शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर 3 इयर्स एंड ही इज नॉट अलाउड टू बी रीअपॉइंटेड एवर। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट चीज इज अ पर्सन कैन नॉट होल्ड द पोजीशन एज अ स्मॉल शेयर डायरेक्टर मैक्स मोर देन 2 कंपनीज। मैक्सिमम 2 कंपनीज में उससे ज्यादा नहीं कर सकता है, और ये दोनों कंपनीज भी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉल शेयर डायरेक्टर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बट ये कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, एनी डायरेक्टर। क्या लिखा है मैंने? एवरी डायरेक्टर के है, इवन स्मॉल शेयर डायरेक्टर। तो दिस इज अ पॉइंट जो कि हर एक डायरेक्टर पे एप्लीकेबल है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये पॉइंट तो आप एग्जाम में लिख के ही आओगे, बिकॉज एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड रहेगा। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी at the time of appointment has to submit these 4 things. Every director of the company has to submit these, to be very precise, 3 things have to be submitted by every director, and 4th thing is to be submitted if you are an independent director. So every person who's being appointed as a director है, कोई भी alternate director, additional director, normal director, general meeting में अपॉइंट हो रहा है, EGM में अपॉइंट हो रहा है, कहीं पे भी अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर, उसको ये 3 चीजें तो सबमिट करनी है। 1 2 3 क्या? दिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंडेटरी सबमिट करना है,
Second, declaration that he is not disqualified under 164. Declaration that he is not disqualified under 164. Declaration that he is not disqualified under 164. And third, his consent to act as director. ये तीन चीजें हर एक डायरेक्टर ने देनी है. ये तीन चीजें हर एक डायरेक्टर ने देनी है. चॉइस नहीं है, मैंडेटरी है. कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है तो उसको पहला देना है, उसका क्या, उसको देना है डिन, डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, एंड थर्ड इज कंसेंट लेटर. डिन के केस में कभी कभी अलाउ कर देते हैं कि थोड़े दिन बाद दे देना. बाकी डिन अगर आपने अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी तो 30 डेज में आता है. डिन एक प्रोविजनल डिन आ जाता है, बट एक परमानेंट डिन 30 डेज के अंदर आता है. सो यू हैव टू गिव योर डिन, you have to give your declaration that you're not disqualified, and you have to give your consent letter. If you are an independent director, तो साथ में आपको एक और declaration देना है that you comply with 149 subsection 6, that you are an independent person. If you are an independent director, then declaration that he is independent. This is only for independent director. So then, अगर कोई independent director appointed है, उसको चार चीजें देनी है. Every other director has to give three things. Similarly, a small shareholder director also has to give these three things. Then, second, declaration that he is not disqualified. Third is consent letter. And if this small shareholder director is an independent director also, then he also has to give a declaration that I am independent. Okay, company को ये सब दे दिया, done. Then removal of small shareholder director कब remove होगा? समझो, डिस्क्वालिफिकेशन 164, अगर 164 में डिस्क्वालीफाई और रिमूव हो जाएगा, 167 में विकेट हो जाएगा. 167 में कोई भी वायलेट किया तो 164 को वायलेट किया तो भी निकल जाएगा, 167 को वायलेट किया तो भी निकल जाएगा. जिन लोगों ने 164 और 167 अच्छे से पढ़े, मैं बता रहा हूं यहाँ पे उन्होंने वेस्ट ऑफ टाइम किया पूरा का पूरा. 167 लिखते हैं तो उसमें 164 तो इंक्लूड ही होता है ना. तो यहाँ पे 164 लिखने की आवश्यकता नहीं, बट ठीक है. सो रिमूवल ऑफ स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर, पहला when he is disqualified under 164 or he is vacated under 167. Third, if he ceases to meet the criteria of independence under 149 subsection 6. अगर वो 149 subsection 6, 149 subsection 6 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन. तो अगर कोई स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्राइटेरिया मीट करना बंद कर देता है तो भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा. और यहां पर उठते हैं बहुत सारे सवाल. तो 100% फोकस. दो क्वेश्चन लिए मैंने जस्ट फॉर नॉलेज, सो दैट आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी. पहला क्वेश्चन, इज स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी अ शेयरहोल्डर? क्या स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर हमारा शेयरहोल्डर होना जरूरी है, या वो वन अमंग द स्मॉल शेयरहोल्डर होना जरूरी है? द आंसर इज नो. इवन अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग इवन वन शेयर कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर. पहला सवाल. दूसरा सवाल 100% आपको तंग किया होगा कभी ना कभी लाइफ में. इज स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या? द आंसर इज नो. स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आप एक नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, जो 149 सबसेक्शन 6 को कंप्लाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भी स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो. बट if the company appoints a director as a small shareholder director who is also an independent director in 149 section 6, then एक तीर से दो निशाने. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपकी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है, ठीक है. से फॉर एग्जांपल योर्स इज अ पब्लिक कंपनी व्हिच इज हैविंग मोर देन 10 crore का पेड अप कैपिटल, तो यू हैव टू अपॉइंट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. और मान लीजिए आपकी तो ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करके फ्री हो जाओगे, आप पे स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है. मान लीजिए आपकी लिस्टेड कंपनी है, you need to have 1/3 independent director, and you need to also appoint a small shareholder director. So what you can do, you can appoint a small shareholder director who's also independent, so that this person complies with two condition. आपके independent director में भी एक काउंट करेगा और small shareholder director की भी condition satisfy कर लिए. And that is why it is not mandatorily required for a small shareholder director to be independent director. But if at all the small shareholder director is independent director, then भाई साहब एक तीर से दो निशाने. And इसीलिए आपको disqualification में एक point मिलता है, removal में एक point मिलता है, if he ceases to meet the criteria of independence. So understand very carefully. अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को स्मॉल, एक और डाउट आया होगा आपके दिमाग में, वही आंसर कर रहा हूं. अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया है जो कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, तो उसके लिए 3 रिमूवल के पॉइंट हो जाएंगे, 164, 167, और अगर वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट करना बंद कर देता है तो. लेकिन अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर अपॉइंट किया हु इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सो देन उसके लिए थर्ड क्राइटेरिया नहीं आएगा. ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बिकॉज ऑफ 164 और 167. वो तो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया कभी मीट ही नहीं कर रहा था ना. So listen very carefully when it comes to removal. If an independent director is appointed as small shareholder director, आपने दोनों कंडीशन कंप्लाई किए तो he'll be removed from small shareholder directorship as well if he does not comply with the independence का requirement under 149 subsection 6. But if at all you have appointed a person as a director if you have appointed a person as a director who is not a If you appoint a person as a small shareholder director who is not an independent director, then वहां पे सिर्फ दो कंडीशन है, 160 और 167. उसको इंडिपेंडेंस को लेना देना नहीं, वायलेट करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं. बहुत थोड़े एग्जामिनेशन के बाद में इसको क्विक रिवीजन में भी इनकॉर्पोरेट किया मैंने यहाँ पे. तो यारों, अगर आपको अभी भी डाइसी लगता है तो एक बार वापस वीडियो को पीछे करके देखिएगा.
each and everything has been covered in the discussion. So we are done with section number 151, small shareholder director. Small shareholder director के अंदर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले लाइन पढ़ी, any a listed company either suo motu or an application has to appoint a small shareholder director. स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? 20,000 नॉमिनल वैल्यू वाला. कौन अप्लाई कर सकता है? 1,000 और 1/10 whichever is लोअर, जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है सर. इसका टेन्योर कितना होता है? 3 इयर्स. इसके बाद में ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड और उसका नेक्स्ट 3 इयर्स से शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी एज वेल. ओके. उसके बाद में कितनी कंपनीज में मैक्सिमम काम कर सकता है? 2 ही. ठीक है. 2 ही कंपनी में मैक्सिमम काम कर सकता है और ये भी कंपीटिंग बिजनेस में नहीं होने चाहिए. और कोई भी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर छोड़ो, कोई भी डायरेक्टर अगर किसी भी कंपनी में काम करता है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ही हैज टू गिव 4 थिंग्स. देन declaration that he is not disqualified under 164, consent letter, and if he is independent then he has to also give a declaration that he is independent. This is 151 small shareholder director. चलिए, हमने क्या पढ़ा अभी तक? 3 सेक्शन पढ़े हैं. 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट इज 150 मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डेटा बैंक वाला कंसेप्ट पढ़ा. फिर हमने पढ़ा 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. अब आ रहे 152 पे. ये भी एक बहुत बेहतरीन सेक्शन है. 152 के बाद में आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, बट 152 एक और पढ़ा. अरे मैं आपको ये चार्ट, दीवाने हो जाओगे इस चार्ट से. दैट इज सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. आय हाय. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फोकस करना अच्छे से. 152 पढ़ा रहा हूं. 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो चार्ट है ना, इस चार्ट से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, इस चार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं मेरा नाम बदल के शाहरुख खान रख दूंगा. हाँ, रख दूंगा. फोकस करो यहां पे. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर. द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज टू बी नेम्ड इन एओए. सिंपल कि हमारी कंपनियां जिन कॉर्पोरेट हुई तो सबसे पहले डायरेक्टर्स कौन होंगे? सबसे पहले डायरेक्टर्स कौन होंगे? दे विल बी नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा जाता है दैट दीस आर गोइंग टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स हैव टू ऑफ द कंपनी हैव टू बी नेम्ड इन द एओए. मान लो नहीं लिखा है तो क्या? देन द इफ नॉट देन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू एमओए शैल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर. देखो, एमओए के सब्सक्राइबर कैन बी अ कंपनी एज वेल ना, तो जो उनमें से इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होंगे दे विल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर सारे सब्सक्राइबर्स कंपनी है तो आरओसी ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने नहीं देगी. इनकॉर्पोरेट नहीं होने देगी बिकॉज़ आरओसी को फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा? सिंपल. तो सबसे पहला सवाल आ गया, फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनेगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स हैव टू बी नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम नहीं लिखा गया है, देन द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम शैल बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. इजी. सर ये तो फर्स्ट डायरेक्टर्स हो गए. इसका सब्सिक्वेंटली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी, सब्सिक्वेंटली all the directors will be appointed by shareholder at the general meeting. आपको ये समझना होगा कि डायरेक्टर अपॉइंट करने का इनहेरेंट राइट किसके पास होता है? शेयरहोल्डर्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शेयरहोल्डर्स का पैसा है जिससे बिजनेस हो रहा है, तो शेयरहोल्डर्स शुड बी गेटिंग द राइट ना कि दे विल डिसाइड कि किसको अपॉइंट करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज शेयरहोल्डर्स का पैसा, तो शेयरहोल्डर्स डिसाइड कि किसको अपॉइंट करना है. देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. सबसे पहला फर्स्ट डायरेक्टर. देखो, फर्स्ट डायरेक्टर में अपॉइंट कर देते हैं बाय राइटिंग इन एन एओए. ठीक है, चलेगा. बट सब्सिक्वेंटली एवरी डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय शेयरहोल्डर एट द जनरल मीटिंग. Because it is the inherent right of shareholder to appoint director. अरे I will decide my business will be managed by whom ना? So it is the inherent right of shareholder to appoint the directors. So subsequently directors will be appointed by shareholder. तो appointment of director 152 क्या कहता है? 152 ये दोनों बातें कहता है कि भाई साहब first director will be appointed by whom? AOA. And subsequently all the directors will be appointed at the जनरल मीटिंग बाय शेयरहोल्डर्स. इजी, कोई परेशानी की बात नहीं. अब इसके अंदर मैंने कुछ चीजें और ली जो दूसरे सेक्शंस में दी, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मजा आ जाएगा. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर. ये समझो, अगर आज एक कंपनी के बोर्ड पे पहुंचना है, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और कंपनी के बोर्ड पे डायरेक्टर है, तो वहां तक पहुंचने की क्या क्या रूट है इस चार्ट में दिए. एक तो रूट क्या हो गया? फर्स्ट डायरेक्टर बन जाओ. फर्स्ट डायरेक्टर बन गया तो कंपनी के बोर्ड पे आ जाओगे, यू विल बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. या फिर सब्सिक्वेंटली यू विल बी अपॉइंटेड बाय शेयरहोल्डर्स एट द जनरल मीटिंग, तो आप बन जाओगे. ठीक है. इसके अलावा ये तो हो गया रेगुलर डायरेक्टर्स. इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि आप बोर्ड पे आ सकते हो, कभी कभी टेम्पररीली, लेकिन आप बोर्ड पे आ सकते हो. तो व्हाट आर अदर वेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर? तो जनरली द फर्स्ट डायरेक्टर्स हैव टू बी अपॉइंटेड थ्रू एओए. Subsequently, all the directors will be appointed at general meeting. But in certain cases, appointment of director can be done even by BOD. कि even board of directors, हमारी कंपनी के 12 board of directors, even they can appoint another director. So there are certain cases wherein directors can be appointed by board of directors.
जनरली डायरेक्टर्स हैव टू बी अपॉइंटेड बाय शेयरहोल्डर्स एट द जनरल मीटिंग। फर्स्ट के केस में ये हुआ है, ये 3 केसेस है जहां पे डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड इवन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स। क्या है केसेस? पहला एडिशनल डायरेक्टर, कौन सा सेक्शन में दिया है? 161। तो 152 में क्यों पढ़ा रहे हो? ताकि चार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो 152 में क्या दिया है? फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा और सब्सिक्वेंटली बाय एट जनरल मीटिंग अपॉइंट होंगे। 161 में कहा गया है दैट इवन इन सर्टेन केसेस बीओडी हैज अ पावर टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा चार्ट एक ही साथ खत्म हो जाता है। ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का किन केसेस में राइट है? 3 केसेस में। पहला एडिशनल डायरेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल डायरेक्टर? ये साल चल रहा है, ईयर चल रहा है, हमें ईयर के बीच में रियलाइज होता है दे रहे हैं वी नीड टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर, वी नीड टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर। बट डायरेक्टर अपॉइंट कौन कर सकते हैं? शेयर होल्डर्स एट जनरल मीटिंग। भाई जनरल मीटिंग तो ईयर एंड पे होने वाली है, कब होगी? जून जुलाई के आसपास होगी, मार्च में ईयर एंड होगा, फिर जनरल मीटिंग होती है यार, तब तक नहीं रुकेंगे, हमें अभी के भी डायरेक्टर चाहिए। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट अ टेम्पररी डायरेक्टर नोन एज एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। इसका टेन्योर क्या होगा समझना, इसको आपने क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि जनरल मीटिंग दूर है, तो उसका टेन्योर होगा जनरल मीटिंग तक बस। फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर चाहेंगे तो इसी व्यक्ति को एक रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे अंडर 160, पढ़ाऊंगा 160 क्या है, या फिर अगर शेयर होल्डर्स चाहेंगे तो किसी नए व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, राइट। सो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग तक रुक नहीं सकते तो वो एक टेम्पररी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एडिशनल डायरेक्टर। सो एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड व्हेनेवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर। कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये हुआ तो ये अपॉइंट कर सकते हो, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जरूरत लगी तब वो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। टेन्योर इज इंपॉर्टेंट, हर एक का टेन्योर इंपॉर्टेंट, जिसको भी डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर व्हेनेवर दे डीम फिट। इसका टेन्योर होगा अप टिल द जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग जनरल मीटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो जनरल मीटिंग पे उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, या फिर मान लो कंपनी ने जनरल मीटिंग ही नहीं की तो लास्ट डेट ऑन विच जनरल मीटिंग मस्ट हैव बीन हेल्ड, वहां पे उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा व्हिचएवर इज अर्लियर। सो अप टिल द जनरल मीटिंग, द डेट ऑफ जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच जनरल मीटिंग मस्ट हैव बीन हेल्ड, वहां पे उसका टेन्योर खत्म होगा, वहां तक उसका टेन्योर रहेगा एडिशनल डायरेक्टर। देन कम्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट और एडिशनल में फर्क समझो। मेरे पास 4 पेन है, मैं एक और पेन ले आया, एडिशनल पेन आया ना, यहां पे मेरे पास 4 पेन है, एक पेन खराब हो गया, उसकी जगह पे मैं पेन ले आया, ऑल्टरनेट पेन है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सो हमारी कंपनी के एक्जिस्टिंग डायरेक्टर के साथ में अगर और डायरेक्टर चाहिए, दैट इज नोन एज एडिशनल डायरेक्टर। और वहीं अगर मान लो हमारी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर गया फॉर पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मोर, 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने उससे ज्यादा के लिए अगर कोई भी डायरेक्टर इंडिया के बाहर गया है, तो उस टेन्योर के लिए उसके बिहाफ पे हम किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, एंड दैट पर्सन इज नोन एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। 4+1 एडिशनल, 4 में से कुछ हुआ, एक नहीं है और उसकी जगह लाए ऑल्टरनेट। सो अगर हमारी कंपनी कोई भी डायरेक्टर इंडिया के बाहर गया, बहुत साल पहले लॉ हुआ करता था स्टेट के बाहर गया, बट आज की तारीख में भाई साहब द एंटायर वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, तो भाई साहब अब इसको कंट्री कर दिया गया। तो अगर कोई भी डायरेक्टर कंट्री के बाहर गया है फॉर 3 मंथ्स और मोर, तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ओके, सो इफ एनी डायरेक्टर गोज आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 मंथ्स और मोर, तो उस केस में ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। इसका टेन्योर क्या होगा? ऑफ कोर्स जब तक मेन डायरेक्टर इंडिया आ जाएगा तब तक। सो टेन्योर विल बी अप टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स और एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर। मान लो ओरिजिनल डायरेक्टर का 4 महीने का टेन्योर बाकी था, वो इंडिया के बाहर गया, वो आया ही नहीं है, तो 4 महीने बाद इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का तो टेन्योर खत्म हो जाएगा ना, बिकॉज़ दिस वाज रिप्रेजेंटिंग दैट गाय एंड उसका टेन्योर खत्म हो गया। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर अप टिल द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स टू इंडिया और द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। कि ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर एक्सपायर हो गया या फिर वो इंडिया आ जाएगा, व्हिचएवर इज अर्लियर, यहां तक काम करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। और लास्ट आता है आपका कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। इन तीनों डायरेक्टर के केस में हु हैज अ राइट टू अपॉइंट दीस डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। एक और गलतफहमी क्या होती है, हमारी कंपनी में 4 डायरेक्टर्स है, ए, बी, सी और डी। डी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर 6 मंथ्स, तो डी अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करके जाएगा। भाई साहब आपकी किराने की दुकान नहीं है कि मैं घर पे खाना खाकर आता हूं, भैया आप संभालो, नहीं नहीं नहीं, एनी डायरेक्टर डज नॉट हैव एनी राइट टू असाइन हिज ऑफिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन एग्रीगेट, सब लोग डायरेक्टर्स मिलकर उस पोजीशन पर अपॉइंट करेंगे, तो बोर्ड अपॉइंट करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉट द डायरेक्टर लीविंग द कंट्री। क्लियर है? ध्यान रखना। लास्ट इज कैजुअल वैकेंसी। व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी? अगर अनप्लान्ड तरीके से कोई ईयर के बीच में छोड़ के गया, रिजाइन हो गया, रिमूवल हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, डेथ हो गया, इनमें से कुछ भी हो गया, इनमें से कुछ भी हो गया कि अनप्लान्ड तरीके से, रिटायरमेंट इज नॉट कैजुअल वैकेंसी। बाकी कोई भी तरीके से अगर आप छोड़ के जाते हो ईयर के बीच में, दैट इज कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में, कैजुअल वैकेंसी के केस में आप मान लीजिए हमारे डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की मृत्यु हो गई ईयर के बीच में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका काम करने के लिए किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, डायरेक्टर की मृत्यु हो गई है, तो उसकी जगह पे एनी अदर पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसका टेन्योर क्या रहेगा? द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। जिस डायरेक्टर की डेथ हुई उसका अनएक्सपायर्ड टर्म। एक बार सिंपल बताता हूं, 2 स्पेशल पॉइंट, 2 कैच है यहां पे, 2 ध्यान से पढ़ना है हमको।
दो चीजें, सबसे पहली चीज तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या होता है, कोई भी डायरेक्टर अगर अनप्लान तरीके से हमें छोड़ के चला गया तो दैट इज कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, पहली बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके केस में टेन्योर कितना होता है, उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसी को अपॉइंट कर दिया, उसका टेन्योर होगा अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, उसका जो टर्म बाकी था वो आप कंप्लीट करोगे। दो पॉइंट ध्यान रखना, पहला कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के केस में देखो ऑल्टरनेट और एडिशनल में नहीं है, बट कैजुअल वैकेंसी के केस में जैसे ही बोर्ड ने अपॉइंट किया है, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, टू बी अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अगर कभी भी अपॉइंट किया है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग, इट हैज टू बी अप्रूव्ड इन द नेक्स्ट जनरल मीटिंग। क्लियर है। और साथ ही साथ एक और बात है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का कंसेप्ट अप्लाई करता है ओनली फॉर दोस डायरेक्टर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग। मतलब क्या, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो डायरेक्टर उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया था, नॉर्मल रेगुलर डायरेक्टर, एंड द पर्सन इज डाइड इन बिटवीन ऑफ द ईयर, दिस अमाउंट्स टू कैजुअल वैकेंसी। बट इफ एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो कि बोर्ड ने अपॉइंट किए, these people die in between of the year, this does not amount to casual vacancy. So casual vacancy means only if at all the director who has been appointed at general meeting has died or resigned or has been removed. The director who has been appointed at general meeting, जो directors को board ने appoint किया है, उनके केस में casual vacancy नहीं आती। क्लियर है, फोकस करना अच्छे से। यहां पे कहां तक पहुंच चुके, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। देखो यार इसको मैं बहुत ज्यादा समय लेके पढ़ा सकता हूं, बट दिस इज अ सुपर क्विक थिंग जो कि आप बार बार देख सकें, तो इसमें बहुत एक्सट्रीम समय ले लूंगा, मैं सीधे पॉइंट पे टच करके आगे बढ़ूंगा। तो यहां पे हमने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर की बात करते हैं तो भाई एओए होता है, वेरी इजी टू गो। सब्सिक्वेंटली जनरल मीटिंग से होता है, वेरी इजी टू गो। उसके अंदर इन तीन केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर, यस। एडिशनल, ऑल्टरनेट एंड कैजुअल वैकेंसी। टेन्योर ध्यान रखना है, एडिशनल का up till the date of general meeting or the last date on which general meeting must have been held. Alternate का up till the original director returns to India or his tenure expires. And last is casual vacancy के अंदर the unexpired tenure of the original director, जिसकी मृत्यु हुई है उसका unexpired tenure। और भी बहुत प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड पे नॉमिनी डायरेक्टर भी हो सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर रिफर्स टू डायरेक्टर्स दैट आर जनरली अपॉइंटेड बाय बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे भी होता है, बट जनरली बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। कि हमने उनसे लोन लिया है, वो बोल रहे हैं लोन तभी देंगे जब एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट मिलेगा। तो इस केस में हमें हमारे बोर्ड पे एक नॉमिनी डायरेक्टर था अपॉइंटेड बाय बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड लास्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब समझना अच्छे से, अगर मैं इसी तरह से लिखना चाहूं, फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात है 152 में। फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की बात है 152 में। 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेज द फर्स्ट डायरेक्टर हैज टू बी अपॉइंटेड थ्रू एओए, इफ नॉट देन थ्रू सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए। ओके, एंड सब्सिक्वेंटली ऑल द डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग। ये 152 बोलता है, ठीक है। 151 बोलता है स्मॉल शेयर डायरेक्टर, जो हम पढ़ के स्मॉल शेयर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर डायरेक्टर। अब रही बात नॉमिनी डायरेक्टर की, रही बात ऑल्टरनेट डायरेक्टर की, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की, इन सब की बात की गई है सेक्शन 161 में। 161, तो वो सारे सेक्शन है 161। द पर्पस इज यू रिमेंबर द सेक्शन, बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ओवर नॉमिनी डायरेक्टर, ओवर ऑल्टरनेट डायरेक्टर, यू हैव टू कोट द सेक्शन, सेक्शन नंबर 161। तो भाई साहब स्मॉल शेयर डायरेक्टर 151, ठीक है। उसके बाद में ये सब्सिक्वेंटली जो जनरल मीटिंग में हो रहा है फर्स्ट डायरेक्टर, दैट इज 152 जो हमारा सेक्शन चल रहा है, और बाकी ये सब इज 161। एक ही चार्ट में पूरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। चलिए 152 अभी खत्म नहीं होता है, 150 में और भी कुछ है। 152 में एक तो आपका फेवरेट कंसेप्ट आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन का। जस्ट सी दिस कंसेप्ट फर्स्ट फ्यू सेकंड्स। चलिए यहां पर आता है रिटायरमेंट बाय रोटेशन का। रिटायरमेंट बाय रोटेशन क्या कहता है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा करो, टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अभी ग्रीन वाले पार्ट को मत पढ़ो, वो एक स्पेशल पॉइंट से बाद में बताता हूं, वही तो आपको एक्स्ट्रा एज देते हैं। टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंसेप्ट आउट से, ये कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स हैं, इनमें से कम 2/3 शुड बी रोटेशनल। तो मतलब मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं नॉन रोटेशनल। अब अगर रिलायंस है तो रिलायंस में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ये सब थोड़ी ना रोटेशनल बनेंगे। तो कुछ डायरेक्टर्स हो सकते हैं नॉन रोटेशनल, ये जनरली एओए में लिखे जाते हैं कि एओए में आप लिख देते हैं कि ये जो हमारे डायरेक्टर्स है ना, ये नॉन रोटेशनल होने वाले हैं। सो टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में क्या सर सारे डायरेक्टर्स रोटेशनल हो सकते हैं, क्या चलेगा? तो एओए में लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स नॉन रोटेशनल होंगे जनरली, ठीक है। तो टोटल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कम से कम 2/3 शुड बी रोटेशनल। भाई सब लोग नॉन रोटेशनल बनना चाहेंगे तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी रोटेशनल। ओके, तो हमारी कंपनी के 15 डायरेक्टर्स हैं, 15 में से 2/3 कम से कम 10 डायरेक्टर शुड बी रोटेशनल और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं नॉन रोटेशनल, ठीक है। तो एटलीस्ट 2/3 शुड बी रोटेशनल, परफेक्ट। अब क्या होगा, जितने भी आपकी कंपनी के रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं उनमें से 1/3 हैव टू रिटायर। 1/3 हैव टू रिटायर एट ईच एजीएम। हर एनुअल जनरल मीटिंग में 1/3 हैज टू रिटायर। तो मान लीजिए हमारी कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स हैं 9,
9 में से 2/3 हैव टू बी रोटेशनल, तो 6 बन गया रोटेशनल, 6 का 1/3 शुड रिटायर, तो 6 का 1/3 आ गया 2, तो 2 डायरेक्टर्स विल हैव टू रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग, 2 डायरेक्टर्स विल हैव टू रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग। सो ऐसे तो सारे खत्म हो जाएंगे, मैं बताता हूं, रुको ना। 2 डायरेक्टर्स शैल हैव टू रिटायर एट एवरी जनरल मीटिंग। प्रैक्टिकली मैं बताऊं क्या होता है, मान लो 6 डायरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ, इन 6 में से ए और बी इस बार रिटायर हो गए, तो 99% वाले केसेस में इन्हीं ए बी को वापस रीअपॉइंट भी कर दिया जाता है। सो ये जो रिटायर्ड बाय रोटेशन हो रहा है ना, इसमें वापस रीअपॉइंट भी हो जाता है। तो यही लोग चलते रहते हैं कि इस बार किसका नंबर है, तुम दोनों का है, आओ तुम रिटायर हो, तुम वापस रीअपॉइंट हो जाओगे। सर 6 डायरेक्टर्स हैं और 1/3 हैव टू रिटायर, सब लोग लड़ेंगे ना कि भाई साहब तू जा तू जा तू जा। Everyone is going to fight that who will be actually retiring. Everyone is going to fight that who will be actually retiring. तो ऐसा नहीं होता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, I'll tell you. ऐसा इसलिए नहीं होता है, they do not fight. Why they do not fight? Because the directors will be retired by FIFO method. What is FIFO? एग्जाम में FIFO मत लिखना, आपके पास याद रखने लिखा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो डायरेक्टर सबसे पहले आए थे वो पहले रिटायर होंगे। तो ए बी सी डी ई एफ, ये डायरेक्टर इनको बोलेंगे कि भाई साहब अपॉइंटमेंट की डेट से खड़े हो जाओ लाइन में, तो अपॉइंटमेंट डेट के हिसाब से खड़े हो जाएंगे। तो जो पहले रिटायर हुए थे उनको पहले रिटायर करेंगे, फिर वापस रीअपॉइंट करके पीछे खड़े हो जाएंगे, और ऐसा ये रोटेशन का गेम चलता रहेगा। सर अगर बहुत सारे डायरेक्टर सेम डेट पे अपॉइंट हुए तो उनका एक एग्रीमेंट होता है कि कौन पहले रिटायर होगा, और एग्रीमेंट नहीं है तो भाई साहब ड्रॉप लॉट से डिसाइड करते हैं। सिंपल। तो फोकस करना बहुत केयरफुली। टोटल डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एटलीस्ट 2/3 हैव टू बी रोटेशनल एंड उनमें से 1/3 विल हैव टू रिटायर एट द जनरल मीटिंग। ये कैसे डिसाइड होगा, फीफो से। अब सुनना, इसमें कुछ कैच क्या। सबसे पहले जब टोटल डायरेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तब यू हैव टू एक्सक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। इन दोनों को आपको एक्सक्लूड करके चलना है। किन दोनों को? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। भाई साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आप रिटायरमेंट से निकाल नहीं सकते, वो तो आपके ऊपर मैंडेटरी है ना। इट इज मैंडेटरी टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन टोटल डायरेक्टर में आते ही नहीं। दूसरा, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। कुछ केसेस में ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है डायरेक्टर। जब ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर रहा है डायरेक्टर, तब भी आप उस डायरेक्टर को भी रिमूव नहीं कर सकते, उस डायरेक्टर को भी आप इस तरह से रिटायर नहीं करवा सकते। ठीक है। सो इट एक्सक्लूड्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल। मतलब टोटल की कैलकुलेशन में उसको निकाल देता है कि मोर टोटल डायरेक्टर से 12, लेकिन उसमें से 2 डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट है और एक ट्रिब्यूनल वाला है, इनको हटा दो, टोटल हमारे लिए है ही नहीं। और 9 का 2/3 शुड बी रोटेशनल, 1/3 शुड रिटायर। ओके। इट इंक्लूड्स स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बट सर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर में तो हमने पढ़ा है कि उसका रिटायरमेंट बाय रोटेशन नहीं होता है। बट सुनो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर टोटल की कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। टोटल डायरेक्टर की कैलकुलेशन में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को ऐड किया जाता है और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को नॉन रोटेशनल में रखा जाता है। सो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज कैलकुलेटेड फॉर द टोटल का कैलकुलेशन एंड ही इज केप्ट एज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। ही इज केप्ट एज नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। तो ध्यान रखना ये चीज, टोटल डायरेक्टर के अंदर वी एक्सक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल, बट वी इंक्लूड स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड स्मॉल शेयर होल्डर इज हैज टू बी एडजस्टेड समवेयर हियर, नॉन रोटेशनल के केस में, क्योंकि वो रोटेशनल नहीं हो सकता है। टोटल में आएगा लेकिन वो रोटेशनल नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन। इसी के साथ में एक और चीज जो आपको बहुत परेशान करती है जनरली जब आप पढ़ते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। इसको मैं जादू बोलता हूं, द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। ये क्या है सुना। प्रैक्टिकली ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रिटायर बाय रोटेशन कि जो इसको रिटायर करते हैं उसको रिअपॉइंट करते ही करते हैं। सर फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों रखिए? दिस इज देयर टू वीड आउट द इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स, कि जो हमारे इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स उनको हम वीड आउट कर सके, उनको निकाल सके, उसके लिए कंसेप्ट रहा है। दिस कंसेप्ट इज देयर टू वीड आउट द इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स। इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स को निकालने के लिए लाया गया, टू वीड आउट द इनएफिशिएंट डायरेक्टर्स। फोकस करना अच्छे से। यहां पे कैसा है कि मोस्टली जो डायरेक्टर रिटायर होता है उसको हम रिअपॉइंट कर ही देते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज जादू, कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक रिअपॉइंटमेंट। सुनना क्या होता है। हमारी जनरल मीटिंग आई, जनरल मीटिंग हुई, उसके अंदर ये 1/3 शुड रिटायर, तो 1/3 रिटायर, दे वर सपोज टू रिटायर। बट इफ द वेकेंसी कॉज बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट इज नॉट फिल्ड अप एट द जनरल मीटिंग, हमने मान लीजिए आकाश और सुरेश ये दोनों रिटायर होते हैं, इनकी जगह पे किसी को अपॉइंट भी नहीं किया, एंड नॉर इट हैज बीन एक्सप्रेसली रिजॉल्व टू नॉट टू फिल द वैकेंसी, ना ही हमने ऐसा डिसाइड किया कि हाँ इनको जाने दो, इनके बिना ही हम कंपनी चलाने वाले। कहने का मतलब है वी हैव नॉट डिस्कस्ड द रिटायरमेंट एट द जनरल मीटिंग ऑल टुगेदर। तो जनरल मीटिंग में ए बी सी डी ई एफ में ए और बी वर सपोज टू रिटायर, एंड रिटायरमेंट में नॉर तो वी हैव अपॉइंटेड समवन एल्स इन देयर पोजीशन, नॉर वी हैव एक्सप्रेसली रिजॉल्व दैट वी वांट टू कीप दिस वेकेंट ओनली, कि हमें किसी को भी अपॉइंट नहीं करना है। तो ना तो हमने उनको रीअपॉइंट किया है, ना तो हमने किसी को भी रीअपॉइंट किया है, ना तो हमने ये डिसाइड किया कि हमें ये वैकेंसी ही रखनी है। सो नॉर एनीवन इज अपॉइंटेड, नॉर वी हैव डिसाइडेड दैट दिस हैज टू बी केप्ट वेकेंट। हम तो मतलब हमने डिस्कस ही नहीं किया है। So if at the general meeting we have not discussed the retirement concept, nor anyone has been appointed, reappointed to that position, nor we have expressly resolved that we want to keep that position vacant, ना तो हमने ऐसा किया है, तो ना तो भाई उसको हमने भरा है, ना ही हमने ये डिसाइड किया है कि खाली ही रखना है।
तो इन दो केसेस में क्या होता है, यार मीटिंग हो गई और ये दोनों चीज हो गई, ए और बी हो गया मीटिंग में, मतलब ना तो हमने भाई किसी को अपॉइंट किया है और ना ही हमने ये एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया कि मीटिंग में हमें ये पोजीशन को खाली रखना है, देन द मीटिंग विल बी ऑटोमेटिकली एडजर्न टू द नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे। देन द मीटिंग स्टैंड्स एडजर्न नेक्स्ट वीक सेम टाइम प्लेस एंड डे। ये कब होगा, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट बाय रोटेशन हुआ है, 1/3 डायरेक्टर्स हैव रिटायर्ड एंड आपने उस मीटिंग में ना तो उस पोजीशन को भरा है, ना ही अपनी एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया कि पोजीशन खाली रखनी है। उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर क्या होता है, उन सर्कमस्टेंसेस में मीटिंग ऑटोमेटिकली स्टैंड्स एडजर्न, कि एडजर्न हो गई कि मीटिंग तो इनकम्प्लीट है। इफ एट द एडजर्न मीटिंग आल्सो ए एंड बी, एडजर्न मीटिंग पे भी ना तो आपने उस पोजीशन को फिल किया, ना ही एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया कि इसको खाली रखना है, तब होता है जादू। जादू, रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड जादू। देन जो ए और बी का रिटायरमेंट था ना, दिल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। वापस बोलता हूं, ए और बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, कि भाई साहब ना तो हमने फिल किए वैकेंसी, ना ही हमने एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया वैकेंसी फिल करनी, इसको कहते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया ओरिजिनल मीटिंग पे, तो मीटिंग ऑटोमेटिकली गेट्स एडजर्न, एडजर्न मीटिंग में भी पॉइंट ए पॉइंट बी हो गया, तो होता है जादू। जादू का मतलब क्या, द रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट। क्लियर है? यहाँ पे सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे होता है, नेशनल हॉलिडे तो सक्सेसिंग डे लोगे, तो आपको पता ही है। 5 केसेस जहां पे जादू नहीं होगा। अजी जादू नहीं होगा मतलब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट विल नॉट हैपन इन द फॉलोइंग केसेस, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट विल नॉट हैपन इन द फॉलोइंग केसेस। ये 5 केसेस है। पहला, अ रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट हैज बीन पुट अप एंड लॉस्ट। हमने जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उनको रीअपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था एंड वी हैव लॉस्ट द रेजोल्यूशन, शेयरहोल्डर्स हैव नॉट वोटेड इन देयर फेवर, शेयरहोल्डर्स हैव वोटेड अगेंस्ट देम। अब जब शेयरहोल्डर्स ने उसके अगेंस्ट ही वोट किया तो उनको क्या आप जादू से अपॉइंट कर सकते हो क्या? जी नहीं, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा इफ अ रेजोल्यूशन वाज पुट फॉर देम एंड वी हैव लॉस्ट इट। Second, if the retiring director has given a notice for unwillingness to be reappointed, retiring director reappoint होना ही नहीं चाहता है तो भी ऑफ कोर्स नहीं होगा, उसने नोटिस दे दिया तो भी डीम्ड reappointment नहीं होगा। नहीं मैं नहीं काम करता, जादू, अरे जादू ऐसे थोड़ी होगा भाई साहब। तो अगर आप रिटायरिंग डायरेक्टर ने नोटिस दे दिया कि वो रिअपॉइंट होना ही नहीं चाहता है, इफ द रिटायरिंग डायरेक्टर हैज गिवन अ नोटिस दैट ही डज नॉट वांट टू बी रिअपॉइंटेड, तो आप जबरदस्ती रिअपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रिटायरिंग डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, कि रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है, रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। नेक्स्ट, अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी और स्पेशल इज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। एक्ट में आप आगे देखोगे तो कुछ केसेस में एक एक्सप्रेस रेजोल्यूशन चाहिए होता है उसको अपॉइंट करने के लिए, कुछ केसेस में उसको रीअपॉइंट करने के लिए एक्सप्रेस रेजोल्यूशन चाहिए होता है, या तो ऑर्डिनरी या स्पेशल। तो अगर वो केसेस में फॉल होता है जहां पे उसके लिए एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन चाहिए तो उसको भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट इज इफ 162 इज एप्लीकेबल, 162 बहुत जल्द मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। 162 क्या होता है कि कभी भी आपका ये जो रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट रोटेशन से कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं, सो मल्टीपल डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन। एक सिंगल, जैसे कि ए बी सी 3 डायरेक्टर्स रिटायर हुए, अब ये स्टेज पे आते हैं, हे शेयरहोल्डर क्या आप ए बी और सी हमें रीअपॉइंट करना चाहते हो? यू कैन नॉट डू इट दैट वे, एवरी डायरेक्टर हैज टू बी रीअपॉइंटेड, उसका रेजोल्यूशन शुड बी पास इंडिविजुअली। ये 162 है, पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम पे। अभी क्या कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर टुगेदर वाला रेजोल्यूशन पास नहीं, आपने टुगेदर रेजोल्यूशन पास कर दिया, 162 को वायलेट किया है, तो भी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 5 केसेस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट जादू का बेनिफिट नहीं मिलता, जादू नहीं होता इन 5 केसेस में। इन 5 केसेस में डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। क्या 5 केस हो गए? पहला, रेजोल्यूशन वाज पुट अप एंड लॉस्ट। सेकंड, रिटायरिंग डायरेक्टर ने नोटिस दे दिया भाई आई एम अनविलिंग टू एक्ट। थर्ड, रिटायरिंग डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो चुका है। फोर्थ, अ स्पेसिफिक रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। एंड फिफ्थ इज 162 इज एप्लीकेबल इन द केस। इन केसेस में जादू नहीं होता है। फोकस करना 162 के अंदर हमने क्या, 152 के अंदर हमने क्या पढ़ा, 153 158 बहुत इजी लड्डू सेक्शन, ये डिफिकल्ट सेक्शन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, फोकस करना। हमने क्या पढ़ा 152 में, 150 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, पूरा पूरा चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर हमने देखा सबसे पहली चीज क्या देखी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, फर्स्ट डायरेक्टर एओए, नहीं तो एमओए के सब्सक्राइबर, सब्सिक्वेंटली जनरल मीटिंग। बहुत अच्छा, ये हो गया 152 की बात। फिर आए यहाँ पे 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर पढ़कर आए। उसके बाद में पढ़े 161 नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, ये अपॉइंट होते हैं बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो शुरू से बात करता हूं। 149 कंपनी टू हैव डायरेक्टर, यहां पे सब पढ़ा कि भाई वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, मिनिमम मैक्सिमम, ये सब यहां पर है। 149 कंपनी टू हैव डायरेक्टर। 150 टॉक्स अबाउट व्हाट, डेटा बैंक। 151 talks about small shareholder director, 152 talks about appointment of director, and here we are. I hope you're all with me. मुझे ऐसी आशा है कि आपको एग्जाम में ये जो 4 सेक्शन पढ़े ना, यही कोट करने का मौका 100% मिलेगा। 100% you'll be able to quote these 4 sections in the examination. फिर let's go ahead. Comparatively बहुत आसान लगने वाला है आपको ये। 153 to 158 talks about DIN. अब यहां पे आपको
153 क्या कहता है, 154 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, मैंने स्ट्रक्चर तरीके से लिखा हुआ 158 तक, बट आपको ऐसा इवेंचुअली रट्टा नहीं करना है, आपको याद रखना है 153 टू 158 टॉक्स अबाउट दिन, 153 टू 158 टॉक्स अबाउट दिन, 153 टू 158 टॉक्स अबाउट दिन। तो दिन के सेक्शंस आते हैं 150 टू 158 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। क्या कहता है 153, बहुत छोटे छोटे, एंड आई बिलीव ये इन्होंने पूरा सेक्शन वेस्ट किया है जबरदस्ती। दे कुड हैव मेड अ सिंगल सेक्शन, और एक सिंगल सेक्शन में पूरा कंटेंट हो सकता था, अननेसेसरी। देखो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप। 153 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, एवरी डायरेक्टर हैज टू गिव एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये होगा DIR 3 के अंदर। सो एवरी एप्लीकेंट हैज टू गिव एन एप्लीकेशन। अब उसके बहुत कहानी अंदर जाऊं तो मैं, जिसकी स्पाइस जो आता है, तो स्पाइस में आपकी 3 डायरेक्टर्स की एप्लीकेशन उसमें जा सकती है। तो अगर आपके कंपनी में 3 ही डायरेक्टर्स है तो स्पाइस में उनका डिन आ जाएगा, पर उसके एक्स्ट्रा कोई डायरेक्टर है तो उसके लिए आपको DIR 3 फाइल करना होता है। सो एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन, एनी डायरेक्टर if he wants, then he has to make an application to central government under DIR 3 along with fees, his photo, his ID proof and his specimen signature। ये सब हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। This DIR 3 has to be verified by CS of the company or managing director of the company or any director of the company or CEO or CFO of the company। इन्होंने वेरीफाई करके देना, ठीक है। 153 क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर डिन, एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट डिन हैज टू बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, दे दिया हमने। अब क्या, अब 154 पे आओ। 154 सेज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू अलॉट यू डिन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हो प्रोविजनल डिन दे देता है, और विद इन 1 मंथ, विद इन 30 डेज वो आपको आपका प्रॉपर डिन दे देता है। तो 154 सेज सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव यू योर डिन, अलॉट योर डिन विद इन 1 मंथ एंड दिस डिन इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बहुत अच्छी बात है। अब क्या, 155 कहता है प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 दिन। आपको एक दिन मिल गया है, फिर आप एक और बार दिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिशन टू अप्लाई मोर देन 1 दिन। बहुत अच्छी बात है। 156 डायरेक्टर टू इन्फॉर्म दिन। अब सुनो क्या हुआ है। 153 director has applied to central government। 154 central government has applied, given allotted the din। 155 I cannot apply again now। and 156 अब मेरे पास दिन आ गया, I have to inform the din to my company। 154 अलॉटमेंट ऑफ दिन हो गया, 155 प्रोहिबिशन हो गया, 156 डायरेक्टर टू इन्फॉर्म दिन। तो समझो यहां पे क्या लिखा है, देखो 156 सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर को अलॉट किया दिन, और डायरेक्टर विल इन्फॉर्म द दिन विद टू द कंपनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है विद इन 1 मंथ, डायरेक्टर को विद इन 1 मंथ कंपनी को इन्फॉर्म कर देना। अरे कैसे स्टेप वाइज चल रहा है, ठीक है। 156 157 कंपनी टू इन्फॉर्म दिन टू ROC। अरे भैया डायरेक्टर ने दिन दिया है कंपनी को करना ROC को। आपको नहीं लगता है सब एक ही सेक्शन में हो सकता है? सुनो मेरी बात, यहां पे मैंने सबको एक साथ लिखा। क्या हुआ है, ये ई है हमारा डायरेक्टर, ये हमारा डायरेक्टर है। डायरेक्टर ने सबसे पहले 153 में एप्लीकेशन दिन की किसको देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 154 में हमको दिन दे दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 154 के अंदर हमको दिन दे दिया। 151 में हम वापस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, अब पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन 1 दिन। 156 में द डायरेक्टर हु हैज गॉटन द दिन, द पर्सन हैज टू इन्फॉर्म द दिन टू कंपनी, ठीक है। 157 में कंपनी हैज टू इन्फॉर्म इट टू ROC विद इन 15 डेज। क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है? एक सेक्शन में काम हो सकता था पूरा का पूरा, इजी। 153 person applying to central government, 154 central government allotting din, 155 the person cannot apply for din again, 156 the person has to inform, director has to inform to the company, 157 company has to inform to ROC within 15 days। खत्म। एंड देन 158 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट दिन, कि उसके बाद में कंपनी या डायरेक्टर कोई भी फॉर्म फाइल करते हैं जहां पे डायरेक्टर का रेफरेंस आएगा तो डायरेक्टर के साथ में डिन नंबर लिखा जाएगा। आगे से अगर कहीं पे भी रेफरेंस आएगा तो डायरेक्टर के साथ में उसका डिन नंबर लिखा जाएगा। आई टेल यू द ऑब्जेक्टिव, आई टेल यू वेरी सिंपल। देखो कैसा है, एक कंपनी पे डायरेक्टरशिप पे लिमिट है, बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्विक रिवीजन आई नो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स लेता हूं। एक कंपनी के ऊपर लिमिट, एक व्यक्ति के ऊपर लिमिट होती है कि वो मैक्सिमम कितनी कंपनीज का डायरेक्टर बन सकता है, 20 टोटल, आउट ऑफ विच 10 कैन बी पब्लिक कंपनीज, हम सबको पता है। इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल था। अरे एक व्यक्ति 25 कंपनी का डायरेक्टर है, पता कैसे चलेगा यार? उसका नाम है अक्षय जैन, इंडिया में शुभम जैन, इंडिया में कितने शुभम जैन होंगे? तो पता करना मुश्किल हो रहा था, तो कंसेप्ट लाया गया डिन का। अब डिन से क्या है, 2 फायदे। एक तो ये फायदा कि अब हम रेगुलेट कर सकते हैं, ओके हर एक व्यक्ति जब भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बनेगा एक नंबर फीड करना है, डिन इज ऑफ कोर्स अ यूनिक नंबर। तो हम कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिन डाल के क्लिक करके पता कर सकता है कि किन किन कंपनीज ने ये डिन फाइल किया, इस डिन किए उनका डायरेक्टर है। तो क्लियरली एक दिन से पता चलेगा कि ये व्यक्ति भाई 25 कंपनी का डायरेक्टर, पकड़ो उसको। 1 एंड सेकंड, किसी भी डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन को नाम से बेटर उसके नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। पैन देखो आप, तो नंबर से इट गेट्स इजी, राइट? तो इसलिए दिन का कांसेप्ट लाया गया था। सो 153 टू 158 टॉक्स अबाउट दिन, एंड मेरे को लगता है सबको याद हो गया। 153 टू 158 टॉक अबाउट दिन। देखो 153 एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, 154 सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउड दिन, 155 आई कैन नॉट अप्लाई अगेन फॉर दिन, कैन नॉट हैव मोर देन 1 दिन, 156 आई हैव टू इन्फॉर्म टू द कंपनी विद इन अ मंथ,
नेक्स्ट, द कंपनी हैज टू इन्फॉर्म टू आरओसी 157 विद इन अ मंथ, एंड 158 कंपनी या डायरेक्टर कभी भी कोई फॉर्म का फाइलिंग करेंगे उसमें दिन का रेफरेंस देना है, दैट इज 158. सो 153 to 158 टॉक्स अबाउट दिन. 153 to 158 टॉक्स अबाउट दिन. सब लोग मेरे साथ रहो. 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 150 data bank, 151 small share director, 152 appointment of director, 153 to 158 talks about din, 153 to 158 talks about din, 159 is another useless section, talks about penalty. वापस बार बार आई डू नॉट रिकमेंड, मतलब आई डोंट सजेस्ट, मतलब मैं इतना फोर्स नहीं करता स्टूडेंट्स को टू रिमेंबर द पेनल्टीज, बट कभी कभी कैसा है कि हम कुछ मार्क्स के मोहताज हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो पेनल्टी को याद रख सकते हैं, बाकी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग ऑल्सो. पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ व्हाट ऑल सेक्शन, समझना, थर्ड एंड प्रोविजन. अगर 152, 155 या 156 को वायलेट किया, 152 क्या है? 152 अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 155 a person cannot have more than one din, and 156 that a person has to inform the din to the company. इसको अगर आपने वॉलेट किया, इन तीन सेक्शन को 152, 155, 156 को अगर वॉलेट किया है तो पेनल्टी इज 50,000 एंड फर्दर 500 पर डे. खत्म, कोई इशू नहीं. तो इन तीन सेक्शन 152, 155, 156 को वॉलेट किया है तो 50,000 साथ में अगर कंटिन्यू होंगे तो 500 प्लस डे का पर डे का पेनल्टी है. 159 तक हम आ चुके हैं, फोकस करना अच्छे से. 149 से शुरू किया था और 159 तक हम आ चुके हैं, और मैं ये आशा करता हूं कि हर एक बालक 149 टू 159 एकदम सॉर्टेड है. जस्ट सी 149 कौन सा, 150 कौन सा, 151 कौन सा, 152 कौन सा, 153 टू 158 एंड देन 159 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट. सी वेदर यू आर एबल टू रिमेंबर और नॉट. सी वेदर यू आर एबल टू रिमेंबर और नॉट. सी तुरंत सी whether you're able to remember or not. चलिए, तो ये आशा करता हूं कि हर एक व्यक्ति 149 कंपनी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 150 डेटा बैंक, 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर, 152 कंपनी अपॉइंट डायरेक्टर, 153 टू 158 डिन एंड देन 159 पनिशमेंट. ऐसे सॉर्टेड है. अगर आप 153 टू 158 तो मैंने आपको इंडिविजुअल भी बताया, तो अगर इसको याद है ना, 153 सेंट्रल गवर्नमेंट, 154 सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंपनी, 155 मोर देन वन दिन नहीं सकता, 156 टू इन्फॉर्म टू द कंपनी, 157 टू इन्फॉर्म टू आरओसी, 158 हर एक फॉर्म रिटर्न में फाइल करना है. किसी को इंडिविजुअल भी याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब, एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा आपका, बट एटलीस्ट आपने 153 टू 158 टॉक्स अबाउट दिन ये तो याद ही रखना. चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूं 160 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. एकदम दिल थाम के बैठो, एकदम दिल थाम के बैठो. इजी इजी इजी. 160 राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. समझना अच्छे से. देखो 152 सबसेक्शन 6 में हमने पढ़ा रिटायर्ड बाय रोटेशन, 152 सबसेक्शन 6 रिटायर्ड बाय रोटेशन, 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन. 152 सबसेक्शन 6 के अंदर हमने पढ़ा कि हर एजीएम पे 1/3 ऑफ द रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर. ठीक है, अभी जब रोटेशनल डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं, इनको रीअपॉइंट होना है तो इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसको 160 के रूट से आना पड़ेगा. कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसको 160 के रूट से आना पड़ेगा. 160 इज राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. के आज मान लीजिए शुभम शुक्लेचा, आई वांट टू बी द डायरेक्टर, आई वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ हुम, आई वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस. मैं बनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल आई हैव अ राइट टू अप्लाई अंडर 160, आई हैव अ राइट टू अप्लाई अंडर 160 टू रिलायंस. हां, रिलायंस में मैं अप्लाई कर सकता हूं फॉर डायरेक्टरशिप अंडर 160. तो राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप. कि रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा किसी को अपॉइंट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर 160 में है. रिटायरिंग डायरेक्टर के लिए तो 152 में हो गया ना, वो जादू से अपॉइंट हो जाता है. वो रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू अपॉइंट फॉर डायरेक्टरशिप. क्या लिखा है इसके अंदर देखो. सबसे पहले एप्लीकेंट, अभी यहां पे फोकस करो. एप्लीकेंट हैज टू गिव अ नोटिस along with a deposit of 1 lakh rupees to the company 14 days before the general meeting. सर ये क्या बात हुई है, डिपॉजिट क्यों देना है 1 लाख का? अरे ऐसे तो मैं आज ये सेक्शन आपको पता था और कल आप सब नोटिस देते रिलायंस को, डायरेक्टर बनना है बनना है बनना है बनना है. फिर रिलायंस क्या आप एक को बस यही करती है जनरल मीटिंग में, अरे आप क्या इसको अपॉइंट करना चाहते हो, आप क्या इस पॉइंट को अपॉइंट करना चाहते हो, तो पूरा जनरल मीटिंग का टाइम वेस्ट कर देते ना. तो यहां पे कोई रैंडम व्यक्ति अप्लाई नहीं करे, उसके लिए एक लिमिट रखी गई. सुनना क्या, दैट एप्लीकेंट जो भी अप्लाई कर रहा है ही हैज टू गिव अ नोटिस अलोंग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीस. आप सबको पता होगा डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीस 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग टू द कंपनी. डिपॉजिट जो आपने 1 लाख रुपए दिया है ये आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा. कब? ओनली इफ यू ईदर गेट अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर और यू गेट एटलीस्ट 25% से ज्यादा. अगर आपको 25% से भी ज्यादा वोट मिले हैं तो आप अपॉइंट तो नहीं हुए, लेकिन आपको आपका डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. मतलब यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट. ऐसा है लुकआउट. अगर आप आए और आपको 1% वोट मिला, वो भी आपके मित्र ने ही किया था बस, ठीक है, तो भाई साहब यू आर नॉट अ जेन्युइन कैंडिडेट. आपने टाइम वेस्ट किया, आपका 1 लाख रुपए जब्त कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे. तभी हर कोई व्यक्ति अप्लाई नहीं करेगा. दैट इज द इंटेंशन. सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. सो मतलब अगर हम 1 लाख रुपीस बिगाड़ना चाहते तो हम अप्लाई कर सकते हैं. ले लो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एक बार कर लो अप्लाई.
So any person who wants to apply for a directorship of a company has to give an application along with notice and deposit of 1 lakh rupees 14 days before the general meeting to the company. Company has a responsibility to give the notice before 7 days to all the shareholders. ठीक है, तो हमने कंपनी को दिया, कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे शेयरहोल्डर्स को नोटिस जाना चाहिए कि ये व्यक्ति ने अप्लाई किया टू बी अपॉइंट एज अ डायरेक्टर बिफोर 7 days. So applicant has to give the application deposit 14 days before the general meeting. Company has to forward it to everyone. Company has to give the notice to everyone 7 days before the meeting. नोटिस पे स्टार 1 है, डिपॉजिट पे स्टार 1 है, नोटिस पे स्टार 2, तो उसकी डिटेल्स आपको नीचे मिलेंगे. बट रुको उसके पहले, एप्लीकेंट कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो 160 के रूट से आएगा, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. मतलब अगर हमने एक व्यक्ति को ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बनाया था, ये तो बोर्ड ने अपॉइंट किया था टेम्पररीली. इन लोगों का टेम्पररी टेन्योर कंप्लीट होने वाला है. एडिशनल डायरेक्टर था जनरल मीटिंग, ऑल्टरनेट डायरेक्टर था, ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में आ रहा है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर था, उसका अनएक्सपायर्ड टेन्योर खत्म हो रहा है. यार अब मैं एक रेगुलर डायरेक्टर बनना चाहता हूं. द प्रॉब्लम विद डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि ये सब टेम्पररी है रे, ये सब टेम्पररी है. ये बोल रहे हैं हम रेगुलर डायरेक्टर बनना चाहते हैं. तो अगर ये, क्योंकि इन्होंने कंपनी में काम करके भी तो दिखाया, कुछ महीनों से कंपनी में काम कर रहे हैं, इन्होंने अपना काम करके दिखाया, तो दे लाइक यार इस कंपनी का डायरेक्टर बन गया तो मजा आ जाएगा. सो इवन दे कैन अप्लाई टू बी अ रेगुलर डायरेक्टर अंडर 160. इवन अ नॉमिनल डायरेक्टर जो किसी अभी तक किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था एंड नाउ दे लाइक मैं इस कंपनी का रेगुलर डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो ही कैन आल्सो अप्लाई अंडर 160. नेक्स्ट, एनी अदर पर्सन हु हैज नेवर बीन अ डायरेक्टर, इवन टेम्पररी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एक नया व्यक्ति शुभम शुक्ला जाके अप्लाई करना चाहता है, कर सकता है. सो एनी पर्सन कैन बी एन एप्लीकेंट, एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. हाँ, एप्लीकेशन देने के लिए जनरली अगर एक मेंबर है, आप कंपनी के मेंबर नहीं है, तो एनी मेंबर हैज टू रिकमेंड योर नेम. दैट्स नॉट अ बिग डील, ये हो जाता है. सो एप्लीकेंट कौन हो सकता है, मतलब कौन व्यक्ति कुड बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर 160? एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर 160. ठीक है, उसके बाद में ये नोटिस दिया, डिपॉजिट वगैरह हो गया 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग. ठीक है, अब डिपॉजिट पे आते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे खास. डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज. The deposit of 1 lakh rupees shall be refunded if the applicant is elected as a director or gets more than 25% vote in favor in the resolution. कि ये 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आपको रिफंड किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, या तो अगर आप डायरेक्टर बन गए मतलब 50% ज्यादा वोट आए होंगे आपको, या फिर आप डायरेक्टर नहीं बने लेकिन आपको 25% से भी ज्यादा वोट आ गया, तो भी आपका डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा, बिकॉज यू वर अ जेन्युइन कैंडिडेट. टाइम वेस्ट करने नहीं आता है. Second point, for Nidhi company, the deposit of 1 lakh is reduced to 10,000. निधि कंपनी में अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो 1 लाख से रिड्यूस करके डिपॉजिट कर दिया गया है 10,000 रुपीज. नेक्स्ट इज, नो डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब डिपॉजिट नहीं देना है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसने डिपॉजिट देने की आवश्यकता नहीं है. और कोई ऐसा डायरेक्टर है हु इज रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, एंड इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन सर्कमस्टेंसेस में अगर इन लोगों ने ही रिकमेंड किया है तो उन सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी आपने डिपॉजिट देने की आवश्यकता नहीं है. तो इन दो केसेस में डिपॉजिट देने की आवश्यकता नहीं है. कब? कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है या फिर एनी डायरेक्टर हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी. अरे मतलब बुलाया आप ही ने कि आओ डायरेक्टर बनो, अरे बट 1 लाख रुपए लेकर आना. नहीं नहीं नहीं, अगर आपकी कंपनी चाह रही है उनको डायरेक्टर बनाना, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी ने रिकमेंड किया है, फिर नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिकमेंड किया है, तो उन डायरेक्टर्स से आप किसी भी हालत में डिपॉजिट लेते नहीं. ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा. हाँ, आप जब भी पढ़ते हैं आपको दिखता होगा कि बहुत सारे सेक्शंस में सेक्शन 8 कंपनी के एग्जाम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पशन है, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैंने किस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि मैं आपको सारे सेक्शंस पढ़ा दूंगा. यहां पे मैं सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी की बात ही नहीं करूंगा. सब होने के बाद में मैं आपको एक शीट दूंगा जो आपको ऑलरेडी आपके ड्राइव लिंक में अपलोड कर दिया है. वहां पे आपको सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के सारे एग्जाम्पशन दिख जाएंगे. सर यू विल बी वेरी सॉर्टेड कि हाँ ये सेक्शन के ये प्रोविजन सेक्शन 8 पे काम नहीं करते, ये कंपनी के ये प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करते. तो यू विल बी वेरी इजी. तो पूरा आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है. नोट्स कहां से मिलेंगे मैं पहले बता चुका हूं. एक और बार shubhamsuklesha.com पे जाना है, उसमें आपको फ्री रिसोर्सेज, फ्री अपलोड, डाउनलोड्स का एक ऑप्शन मिलेगा. उसके अंदर आपको मिल जाएगा दी एक्स्ट्रा एज सीरीज के नोट्स. ओके, वहां से आपने डाउनलोड करना है. चलो फोकस करो यहाँ पे. तो डिपॉजिट की बात हुई. नेक्स्ट, नोटिस टू मेंबर. अभी तक हमने क्या पढ़ा था 160 के अंदर, एनी पर्सन कैन गिव एन एप्लीकेशन टू द कंपनी अलोंग विद नोटिस एंड डिपॉजिट 14 days before the meeting, and the company has to give this notice to the members 7 days before the meeting. उस नोटिस की बात हो रही है. नोटिस टू ऑल द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, ईमेल या फिर पोस्ट प्लस वेबसाइट. ईमेल पोस्ट वगैरह से करना है आपको, साथ में वेबसाइट भी देना है. बट अगर मान लीजिए हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इंडिविजुअल नोटिस नहीं दे पा रहे हैं, तो यू कैन गिव अ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. इफ इंडिविजुअल नोटिस इज नॉट पॉसिबल, सो एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है नोटिस का इन वन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर 7 days बिफोर द जनरल मीटिंग. तो ये भी आप सबको पता होगा, इट्स रेगुलर प्रोविजन. दैट इज अबाउट 160. 160 के कहता है राइट ऑफ एनी पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. राइट ऑफ एनी पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. राइट ऑफ एनी पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर. 161 बहुत ही बढ़िया. 162 इजी.
सॉरी पहले 161 देखते हैं। 160 देखा है हमने, राइट ऑफ एनी पर्सन अपॉइंटेड एज अ राइट ऑफ एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। 161 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ये इसका नाम है बट कैजुअली भी इसी में कवर होता है। हमने पढ़ा था उस चार्ट के अंदर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर एंड नॉमिनी डायरेक्टर। 152 के साथ में हमने इसको कवर किया, ठीक है। 162 आता है, 162 आता है इजी सेक्शन। 162 two directors cannot be appointed together, two directors cannot be appointed together। कहने का मतलब क्या है, आज हमारा रिटायरमेंट बाय रोटेशन हुआ, उसमें हमारी कंपनी के दो डायरेक्टर्स ए एंड बी रिटायर हो गए। नाउ शेयरहोल्डर्स वांट्स टू रीअपॉइंट ए बट दे डू नॉट वांट टू अपॉइंट बी। वो चाहते हैं बी निकल जाए, उसको रिटायरमेंट कर दो यार, प्यार मोहब्बत से निकालो, वो नहीं चाहिए, और ए को रीअपॉइंट करना चाहते हैं। लेकिन ये आते हैं डाइस पे स्टेज पे और ए और बी को पता है मुझे निकाल देंगे। बी ऐसे ए के कंधे पे हाथ रखता है कि शेयर होल्डर्स क्या आप हमें रीअपॉइंट करना चाहते हैं। अब शेयर होल्डर्स फेवर में बोलिए अगेंस्ट में, बिकॉज वो ए को अपॉइंट करना चाहते बी को नहीं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस ना आए, इसके लिए रूल बनाया 162 में दैट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, कि कभी भी किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट की बात हो रही है, इट विल बी वोटेड इंडिविजुअली। 2-3 डायरेक्टर्स का साथ में वोटिंग नहीं होगा। बट मान लो हमारी कंपनी में 15 डायरेक्टर्स है, 15 रोटेशनल है, 5 डायरेक्टर्स रिटायर हुए, 1/3 हो रहे हैं ना, 15 का रोटेशनल है तो 5 डायरेक्टर्स रिटायर हुए हैं, हर एक का एक करना है। तो सर कोई वे आउट है क्या? यस, यू कैन फर्स्ट टेक अ परमिशन फ्रॉम द शेयर होल्डर्स कि शेयर होल्डर्स वैसे तो अलाउड नहीं है सबका साथ में करना, बट अगर हम सबका साथ में रेजोल्यूशन पास करें तो किसी को कोई आपत्ति है क्या? दैट हैज टू बी अप्रूव्ड यूनानिमसली। अगर शेयर होल्डर्स उसको यूनानिमसली अप्रूव कर देते हैं तब आप सबको एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट कर सकते हैं। यूनानिमसली अप्रूव क्या मतलब, किसी को परेशानी नहीं है ना, अगर किसी को एक भी डायरेक्टर से परेशानी होगी तो मना कर देगा, फिर आप एक एक करके करो। So the normal rule is the directors have to be voted individually, but if you take a prior approval from shareholders unanimously that can we pass a single resolution appoint all of them, then shareholders if allows then you can pass a single resolution appoint all of them. But otherwise generally the voting has to be done individually. Appointment of directors to be voted individually. 2 or more directors cannot be appointed through a single resolution. Normal rule यही है, unless a prior resolution is passed by shareholders without any vote casted against it, unanimous resolution। समझ में आएगा कि नॉर्मल रूल है वोटिंग हैज टू बी डन इंडिविजुअली, 1-to-1, 1-to-1, 1-to-1। बट अगर हमने एक प्रायर शेयरहोल्डर्स अप्रूवल ले लिया और किसी को भी आपत्ति नहीं है, यूनानिमस अप्रूवल है, तो फिर आप मल्टीपल डायरेक्टर्स के साथ में रेजोल्यूशन पास करो। छोटा सेक्शन है, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी डन इंडिविजुअली, वी हैव टू बी रेडी। कभी-कभी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि जो उनको डर है कि स्टूडेंट छोड़ के जाएगा उसी पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। नेक्स्ट कम्स 163। 163 इज अ नॉन मैंडेटरी सेक्शन, इसलिए इस पे फोकस नहीं किया जाता बिल्कुल भी। मैं एक बार आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात बता देता हूं कि अगर इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या लिखना है। 163 टॉक्स अबाउट ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर। इस पे अगर मैं डिस्कशन करने जाऊंगा तो हाफ एन आवर का डिस्कशन हो जाएगा, नॉट वर्थ है। इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि इंडिया में कैसे वोटिंग होती है वगैरह वगैरह, जनरल इलेक्शंस में भी। फोकस करो ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का एक तरीका है, ये एक मेथड है विच इज ऑप्शनल। या तो आप पूरा जो 152 के हिसाब से करो कि जनरल मीटिंग में किसी को भी अपॉइंट करना है, बुलाओ, सब लोग वोट करेंगे, उसके हिसाब से अपॉइंट करो, या फिर यू कैन गो फॉर 163। तो पहला पॉइंट इट इज अ नॉन मैंडेटरी सेक्शन, नॉन मैंडेटरी सेक्शन। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारे डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड एज पर 163, देन यू हैव टू राइट इन योर एओए। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी का डायरेक्टर 163 के हिसाब से अपॉइंट हो तो यू हैव टू राइट इट इन योर एओए। सो एओए शुड ऑथराइज इफ इट ऑल यू वांट टू अपॉइंट एज पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 163 के 2 पॉइंट हो गए, पहला नॉन मैंडेटरी सेक्शन, सेकंड एओए शुड ऑथराइज। थर्ड, इफ ऑप्टेड, अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ऑप्ट करते हो तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड एज पर 163। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ऑप्ट करते हो तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इफ यू ऑप्ट फॉर 163, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। डन। इसके 2 मेथड हैं, वन इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वन इज क्यूमुलेटिव वोटिंग। वहां पे हम लोग जाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स विल नॉट वेस्ट टाइम। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वन इज बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वन इज बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव वोटिंग ऐसा है कि मेरे को एक वोट मिलता है, 10 डायरेक्टर्स है, मैं किसी एक को वोट कर सकता हूं, खत्म। क्यूमुलेटिव वोटिंग के अंदर स्ट्रेटास डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर हर एक स्ट्रेटा विल गेट अ राइट टू अपॉइंट 1 डायरेक्टर। ऐसा जैसे कि इंडिया में होता है ना, इंडिया में स्टेट्स डिवाइड कर रखे हैं और हर एक स्टेट को अपना अपना सीएम अपॉइंट करने का राइट है। तो इस प्रकार से कुछ समझो, फोकस हियर। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नॉन मैंडेटरी सेक्शन, एओए शुड ऑथराइज। अगर आप ऑप्ट करते हो 2/3 ऑफ डायरेक्टर शुड बी अपॉइंटेड। देयर आर 2 मेथड्स, आपके डायरेक्ट सिलेबस में सिर्फ नाम है तो नाम ध्यान रखते हैं। देयर आर 2 मेथड्स, क्यूमुलेटिव ट्रांसफरेबल वोटिंग, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग। तो 2 मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आप इसमें ऑप्ट करते हो तो इन एवरी 3 years यू टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स। तो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर इन एवरी 3 years, हर 3 साल में बार बार आपको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है।
सेम डायरेक्टर्स रीअपॉइंट हो सकते हैं। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एओए शुड ऑथराइज। नॉन मैंडेटरी सेक्शन अगर ऑप्ट करते हो तो कम से कम 2/3, दो मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग, और अगर आप ऑप्ट करते हैं एवरी 3 इयर्स यू टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स बाय दिस मेथड 163। ध्यान नहीं देना, सिंपल एक सेक्शन सीरीज के बीच में आ रहा था, तो आई डिडंट वांट टू स्किप एनी सेक्शन इन द सेक्शन सीरीज, इसलिए लिया। अब आते हैं अगले दो सेक्शन जो आपके फेवरेट हैं, फोकस करना चाहिए इसमें से एक पॉइंट बहुत केयरफुल है जो मेरे को आपको बताना है, बाकी तो सब आपको पता ही है। I'll be covering 164, 167 अच्छे से सुनना मेरी बात को अच्छे से। 164, 167 तो मैं 164 यहां लूंगा, इसका सीधा 167 लूंगा, सर फिर 165, 166 वो इसके बाद में ले लेंगे। 161, 166 फोकस 100% यहां पे फोकस किया। 164 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। 167 टॉक्स अबाउट वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले इन दोनों में एक डिफरेंस बताता हूं, फिर अपन शुरू करते हैं पढ़ना। बहुत इजी, बहुत इजी। डिफरेंस ये है, व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर दैट टाइम 164 इज चेक्ड। व्हेन अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर दैट टाइम 164 इज चेक्ड। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड, एक बार उसको डायरेक्टर बना दिया, एक बार उसको डायरेक्टर बना दिया है, उसके बाद ड्यूरिंग हिज टेन्योर 167 इज चेक्ड। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उस टाइम पे 164 चेक करेंगे कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, अपॉइंट कर दिया। ड्यूरिंग इस टेन्योर अगर उसने कोई भी पॉइंट 167 वाला किया तो उसको निकाल देंगे। तो 167 आर ग्राउंड ऑन विच डायरेक्टर कुड बी रिमूव्ड, वेकेटेड, क्लियर है, एंड 164 आर द ग्राउंड्स व्हिच हैव टू बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। तो 164 चेक किया जाता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर 167 चेक किया जाता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन एज अ डायरेक्टर एंड 167 टॉक्स अबाउट वेकेशन ऑफ अ डायरेक्टर, कि इन सब ग्राउंड्स में आपको निकाल दिया जाए ड्यूरिंग योर टेन्योर। और 164 चेक किया था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। याद आ रहा है मैंने आपको बताया था, हर एक डायरेक्टर जब एक कंपनी में अपॉइंट होता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट उसको 3 चीजें देनी होती है, 4, चौथी फॉर इंडिपेंडेंट, 3 तो हर एक को देनी है। देन a declaration that he is not disqualified under 164, a declaration that he is not disqualified under 164, 164, 164, 164 talks about disqualification। क्लियर है क्या हम लोग? चलिए, तो 164 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, यहां पे बात होती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर दो सबसेक्शन है, 164(1) एंड 164(2). 164(2) ने पूरे भारत में हाहाकार मचा रखा है। इस पे इतने केसेस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर, देखते हैं आराम से। 164(2) रिलेटेड एक प्रोविजन आता है। सबसे पहले क्या है, 164(1), 164(2) ये सब डिस्क्वालिफिकेशन है कि एक व्यक्ति कब डायरेक्टर नहीं बन सकता है। 164(1) पे आता है, इफ अ पर्सन इज ऑफ 164(1) इज इजी, अगर एक व्यक्ति अ पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल है, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर नहीं बन सकता है, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। इफ अ पर्सन इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी के बारे में डिटेल में लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, अभी सारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल, अगर एक व्यक्ति अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अभी तक डिस्चार्ज नहीं, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, तो दैट पर्सन आल्सो कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इफ अ पर्सन हैज मेड एन एप्लीकेशन टू बी डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, अगर व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। अप्लाइड टू बी एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट एंड द एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो मान लीजिए मैंने अप्लाई किया, एप्लीकेशन पेंडिंग है, मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। मेरे को डिक्लेयर कर दिया बट अभी तक मैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हूं, तो भी मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, जब मैं डिस्चार्ज जाऊंगा उसकी बात अलग है। यहां पे उन्होंने कहा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट भी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, एंड जब एप्लीकेशन पेंडिंग है फॉर इंसॉल्वेंसी तब भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर इंप्रिजनमेंट। अगर आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है अप टू 6 मंथ्स, 6 मंथ से कम के लिए आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है, तो कोई इशू नहीं है भाई साहब, आप मस्ती से डायरेक्टर बन सकते हो, नो डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब लोगों को ऐसा रोड पे थप्पड़ पर मारो आराम से, कोई इशू नहीं है, ठोको लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 1 दिन 2 महीने 15 दिन के लिए अंदर करेंगे ना, चलेगा डायरेक्टर। हमें छोटे मोटे लोग चलेंगे, छोटे मोटे उठाई गिरी चलेंगे डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इफ एट ऑल यू बीन इम्प्रिजन फॉर 6 months और मोर, लेस देन 7 years, 6 months or more but less than 7 years, then you are disqualified for 5 years। तब आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर मान लीजिए मुझे इंप्रिजनमेंट हुआ 6 years का, मैं तो डिस्क्वालीफाई सिर्फ 5 years के लिए हूं, तो मैंने तो अंदर जब 6 साल के लिए मैं जेल में था ना, तो मैंने मेरा 5 years का डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म कर दिया, बाहर आते डायरेक्टर जी नहीं। जब आप जेल से बाहर आएंगे, इंप्रिजनमेंट का टेन्योर खत्म होने के बाद यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years। इंप्रिजनमेंट का टेन्योर खत्म। अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसकंसेप्शन हियर, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, पर्पस डिफीट हो जाएगा ना लॉ का। इंप्रिजनमेंट का प्रोविजन जब भी आपका खत्म होगा, फॉर एग्जांपल आपको 2 years के लिए इंप्रिजनमेंट हुआ है, तो 2 years का जब आपका सेंटेंस खत्म हुआ, वहां से 5 years के लिए यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है। सो इफ एट ऑल यू बीन इम्प्रिजन फॉर 6 months और मोर बट लेस देन 7 years, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। और बाई साहब अगर मर्डर फर्डर ही किए हो, इफ यू हैव बीन इम्प्रिजन फॉर 7 years और मोर, यू आर परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड, फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो सिंपल है, इंप्रिजनमेंट के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड है।
नेक्स्ट इज इफ एट ऑल यू बीन डिस्क्वालिफाइड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट के ऑर्डर या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आप डिस्क्वालिफाई हो गए तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। इफ यू हैव नॉट पेड कॉल्स एंड 6 months have elapsed in the last date of payment, आपने मनी का कॉल, आपके कॉल मनी पे नहीं किया शेयर्स के ऊपर, भाई साहब डायरेक्टर पे कॉल मनी पे नहीं किया, नहीं, और जो लास्ट डेट थी उससे 6 months हो चुके हैं, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। इफ यू हैव नॉट कंप्लाइड बाय 188 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बहुत जल्दी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सीरीज कहीं ना कहीं पे 188 मोस्टली, चलो छोड़ो भी यहाँ पे, मोस्टली नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस हो जाएगा शायद 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आपने पिछले 5 सालों में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के प्रोविजन को वॉयलेट किया, 188 को वॉयलेट किया, तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, यू हैव नॉट कंप्लाइड विद 152 दिन नहीं आपके पास, तो डायरेक्टर नहीं बन सकते ऑब्वियसली। एंड ये नया आया है, ध्यान रखना, हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ 165 डायरेक्टरशिप। अगर मैं डायरेक्टरशिप के प्रोविजन को वॉयलेट कर रहे हैं तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। आप ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर, आप 20 प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर, तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। नया आया है, वैसे ऑब्वियस सा पॉइंट है, बट ये नया आया है, यहाँ पर ऐड हुआ है, हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ 165। तो अगर आपने 165 को कंप्लाई नहीं किया तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये क्या है, ये है डिस्क्वालिफिकेशन। आगे इतनी बार डिस्कस हो चुका है, आपके दिमाग में बैठ चुका है, दीज आर डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। 164(2) अच्छा है, 164(2) भी डिस्क्वालिफिकेशन है, बट 164(1) में क्या था, व्यक्ति खुद की गलती के कारण जब डिस्क्वालिफाई होता है, दैट इज 164(1). व्यक्ति खुद की गलती के कारण जब डिस्क्वालिफाई होता है, दैट इज 164(1). 164(2) बात करता है जब एक कंपनी की गलती के कारण व्यक्ति डिस्क्वालिफाई है, मतलब देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, देन द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड, दैट इज 164(2). व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड, दिस इज 164(2). तो समझना, अगर किसी भी कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया या फाइलिंग डिफॉल्ट किया, अगर किसी भी कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया या फाइलिंग डिफॉल्ट किया, तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। वापस रिपीट करता हूं, अगर किसी भी कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया, क्या होता है पेमेंट डिफॉल्ट, क्या होता है फाइलिंग डिफॉल्ट, बताऊंगा अभी। किसी भी कंपनी ने, आप समझो, पेमेंट डिफॉल्ट किया या फाइलिंग डिफॉल्ट किया, तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। नाउ व्हाट इज फाइलिंग डिफॉल्ट, अगर एक कंपनी ने 3 consecutive years तक, 3 बैक टू बैक ईयर्स तक एनुअल रिटर्न या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं की, किसी भी कंपनी ने 3 साल तक बैक टू बैक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए, तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड। पेमेंट डिफॉल्ट, अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया, डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे नहीं किया, इनका रिडम्पशन नहीं किया है, एंड पेमेंट जो लास्ट जो आपका पेमेंट का डेट था उससे 1 साल हो चुका है, 1 साल तक पेमेंट ड्यू और आपने पे नहीं किया है, तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो पेमेंट डिफॉल्ट का मतलब है आपके डिबेंचर्स बोलो, आपका डिपॉजिट बोलो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, उनका इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड डिक्लेयर करके आप पे नहीं कर रहे हैं, और जो आपका पेमेंट का डेट था वहां से 1 साल का पेमेंट डिफॉल्ट हो चुका है, 1 साल का पेमेंट डिफॉल्ट हो चुका है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। आपने फाइलिंग नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न की, 3 बैक टू बैक साल तक, 3 साल का फाइलिंग डिफॉल्ट हो चुका है, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। देखो क्या लिखा है, इफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, जिस कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट किया 3 years का, या फिर पेमेंट डिफॉल्ट किया है जो कि 1 year तक पेंडिंग है, फेल टू रिपे द डिपॉजिट और पे इंटरेस्ट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट, डिक्लेयर डिविडेंड एंड द फेलियर कंटिन्यूज फॉर 1 year और मोर, पेमेंट डिफॉल्ट किया फॉर 1 year या फिर फाइलिंग डिफॉल्ट किया फॉर 3 years, देन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि यार मान लो एक डायरेक्टर को हमने अभी अपॉइंट किया था, उसको अपॉइंट किया 6 महीने भी नहीं हुए, पिछले 6 महीने में अपॉइंट किया और कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट कर दिया पिछले 3 साल तक, तो इसको भी डिस्क्वालिफाई कर देंगे 5 साल तक? नहीं भाई, ये तो अभी भी आया था ना, इसको क्या पता था। सो एक कैच है यहाँ पे सिंपल सा, एनी डायरेक्टर who has been appointed in last 6 months, any director who has been appointed in last 6 months from default will not be disqualified, disappointed नहीं disqualified, will not be disqualified। चलो फोकस करना चाहिए। तो एनी डायरेक्टर has been appointed for last 6 months will not be disqualified। अदरवाइज मेन प्रोविजन पे फोकस करो। 164(1), अगर मैं पागल हूं, मुझे इंप्रिजनमेंट हुआ है, मेरे अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर है, इन सब सर्कमस्टेंसेस के अंदर आई विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। बट अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी इज इन फाइलिंग डिफॉल्ट और पेमेंट डिफॉल्ट, देन द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। डायरेक्टर्स, ऑल द डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। चलो, ये है 164। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है ना, किसी भी कंपनी डायरेक्टर लिस्ट हो जाएगी, आ रहा हूं, ये रेड में वही लिखा है, उसी पे डिस्कशन करना। 167 वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी, कि 167 टॉक्स अबाउट वेकेशन, 164 इज डिस्क्वालिफिकेशन, 167 इज वेकेशन। वेकेशन क्या कहता है? इफ एट ऑल अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, इफ एट ऑल अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, किन सर्कमस्टेंसेस में उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, उन सर्कमस्टेंसेस में उसको डायरेक्टरशिप की पोजीशन से निकाल दिया जाता है। क्या? पहला, if he incurs, the director shall be vacated if he incurs any disqualification 164। अगर एक व्यक्ति ने ड्यूरिंग द टेन्योर 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को टच किया, 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन को टच किया, तो देन ही विल बी रिमूव्ड।
अगर उसने 164 की किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन को टच किया तो ही विल बी रिमूव्ड द डायरेक्टर विल बी वेकेटेड। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। इफ अ कंपनी डिफॉल्ट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के लिए तो मैं आया था, बाकी सब तो आपको पता है, बाकी सब तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत खास पॉइंट है। If a company defaults under section 164, then or 164 subsection 2. If a company defaults under 164 subsection 2, then the directors shall be vacated from all the companies except for the defaulting company। 164 2 का डिफॉल्ट है, तो कहने का मतलब है, सुनो, अगर किसी ने 164 2 का डिफॉल्ट किया है, मतलब कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया है, कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट किया है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया है, फिर कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट किया है, तो उन सर्कमस्टेंसेस में पेमेंट डिफॉल्ट किया, फाइलिंग डिफॉल्ट किया है, तो ये डायरेक्टर्स को निकाल दिया जाएगा, डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, 5 years के, तो वही हो गया, इन सारे डायरेक्टर्स को कंपनी से निकाल भी दिया जाएगा, तो ये कंपनी से डायरेक्टरलेस हो जाएगी ना। तो 167 क्या कहता है, बहुत केयरफुली समझना, कि अगर किसी कंपनी में 164 2 का डिफॉल्ट है, दैट कंपनी ने पेमेंट डिफॉल्ट किया है फॉर 1 year या फाइलिंग डिफॉल्ट किया है फॉर 3 years, तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years एंड दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द कंपनीज इन व्हिच दे आर डायरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी। मतलब क्या, मैं शुभम शुक्लेचा हूं, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ 4 कंपनीज, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। डी लिमिटेड के अंदर क्या हुआ, फाइलिंग डिफॉल्ट हो गया फॉर 3 years। नाउ शुभम शुक्लेचा विल हैव टू लीव ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। आई एम डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years, कोई नई कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता 5 years, ये तो तय है। आई विल बी वेकेटेड फ्रॉम ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड एंड आई एम अलाउड टू कंटिन्यू इन द डिफॉल्टिंग कंपनी डी लिमिटेड। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोविजन। इसके अगेंस्ट केस गया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वहां पे भी कहा कि आप इसका इंटेंशन नहीं समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है और बिल्कुल लॉजिकल भी है। ये मैं प्रोफेशनल्स के लेवल पे भी डिस्कस करता हूं, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस, फाइनल लेवल पे मैं डिस्कस करता हूं, अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। रेगुलर बैच का डिस्कशन ठीक है, यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए आपके साथ में, क्लियर कि भाई साहब, इफ एट ऑल अ पर्सन हैज वायलेटेड 164 2, then he's disqualified for next 5 years, that's fair, he'll be vacated from all the companies except for the defaulting company, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें मुझे लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैठ सकता है, तो केयरफुली। नेक्स्ट, कब विकेट किया जाएगा, इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स फॉर 12 months, 12 महीने तक उसने अपने आपको सारी मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, भले ही उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया हो नहीं लिया हो, दैट इज इररिलेवेंट, अगर उसने 12 months तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की तो ही विल बी विकेटेड। नेक्स्ट, ही वॉयलेट्स 184 के अंदर दो पॉइंट दिखते हैं आपको यहाँ पे, कि एक तो उसने डिस्क्लोजर नहीं किया या फिर उसने कंट्रैक्ट एंटर कर लिया, मतलब अगर उसने 184 को वॉयलेट किया है, 184 इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो उनको डिस्क्लोज करना होता है और उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, 184 आएगी आगे के सेक्शन सीरीज में, तो 184 को अगर वॉयलेट किया तो डायरेक्टर विल बी विकेटेड। इफ ही इज बीन रिमूव्ड अंडर 169 अभी आज ही आगे पढ़ने वाले, 169 उसको रिमूव कर दिया तो ऑफ कोर्स ही विल बी विकेटेड। नेक्स्ट, ही वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ सम अदर पोजीशन, ही हैड सम अदर पोजीशन because of which he was appointed as a director and now ceases to hold that position, और वही पोजीशन चली गई। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा, आपने अगर कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, एक कंसेप्ट होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, एक्स ऑफिशियो पोजीशन, wherein you get a position because you were already holding some other position। तो यहां पे ऐसा है कि I was made a director of X Limited because I am already a director of Y Limited, that is the holding company। Now I've been removed as a director of Y Limited, तो automatically आपकी X Limited की पोजीशन भी चली जाएगी। If you got the position by virtue of some other position and now you do not have that other position, तो ये पोजीशन भी जाएगी and that is vacation। ठीक है, यहाँ पे दो और आपको सेक्शन मिलते हैं कि इफ एट ऑल किसी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आपको निकाल दिया है, तो ये ऐसे प्रोविडेंट है जो 164 में ऑलरेडी कवर्ड, तो परेशानी की बात नहीं है। दिस इज 164 एंड 167, हर एक के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करेंगे, 167 वेकेशन ड्यूरिंग द टेन्योर चेक करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 164 2 को आप वॉयलेट करते हो, यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years, यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द कंपनी, यू विल बी वेकेटेड फ्रॉम ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनीज। पे क्वेश्चन बैठ सकता है, ध्यान रखेंगे। कुछ स्पेशल पॉइंट नोट, पहला, if a director is vacated by an order of the कोर्ट के ऑर्डर से उसको विकेट किया जा रहा है, he shall not be vacated for 30 days। कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट के ऑर्डर के 30 डेज तक उसको विकेटेड माना नहीं जाएगा, क्यों, अपील का राइट है ना। he shall not be vacated within 30 days from the date of order of court and if he appeals then during the pendency of appeal। मतलब जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसको इमीडिएटली वेकेट नहीं करेंगे, 30 डेज तक रुकेंगे। 30 डेज में अगर उसने अपील नहीं की तो उसको वेकेट कर देंगे, 30 डेज में उसने अपील कर ली तो जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक उसको वेकेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इफ ऑल द डायरेक्टर्स, अगर ऐसा हो गया, अब ये कहीं भी हो सकता है, 167 में हो सकता है, ये 169 में हो सकता है, ये 168 में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर किसी भी कारण से हमारे कंपनी के सारे डायरेक्टर्स गप हो गए मतलब
मान लीजिए हमारी कंपनी के सारे ही डायरेक्टर्स साथ में थे, उन्होंने कोई ऑफेंस किया और एवरीवन हैज बीन इम्प्रिजन्ड फॉर से 1 ईयर, तो सब वेकेट हो जाएंगे, सबके सब वेकेट हो जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज, इफ इट ऑल कभी ऐसा हुआ कि हमारी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स वेकेट हो गए, तो क्या होगा? कंपनी डायरेक्टरलेस हो जाएगी। अगर कभी ऐसा कंपनी के सारे डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया, कंपनी डायरेक्टरलेस हो गई है, कंपनी के 5 डायरेक्टर थे, साथ में कार में जा रहे थे, डेथ हो गई, अगर कभी भी कंपनी डायरेक्टरलेस हो गई तो क्या होगा? वहां पे फ्रेश डायरेक्टर्स विल बी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर and in his absence by central government who will continue the company up till the AGM at which other directors will be appointed. समझना अच्छे से। If all the directors are vacated under 167, then promoter or in his absence central government shall appoint the required number of directors to hold office till the directors are appointed at the general meeting. Not just because of vacation, किसी भी कारण से अगर कंपनी डायरेक्टरलेस हो जाती है कि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स रिजाइन हो गए, कर दिए हैं, कंपनी डायरेक्टर विकेट हो गए, कुछ भी हो गया, डायरेक्टरलेस हो चुकी है, तो उस केस के अंदर द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द डायरेक्टर, जो कि कंटिन्यू करते हैं अप टिल द जनरल मीटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब के सेक्शन सारे आसान है, देखो 167 तो कर लिया, 164 167 दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छे से भाई, सब मैं आपको कह रहा हूं एग्जाम में काम आ ही जाएगा। फिर अब बचे हुए सेक्शन देखते हैं, तो थिंग्स गेट वेरी 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 इजी, एकदम आराम से। अब बहुत इजी है, देखो 1 मैं देखूं तो 165 166 फिर 168 169 170 170 172, बस खत्म खत्म, सिर्फ 3 पेज है, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे हम लोग। Just give me a minute, okay? Give me a minute, I'll just be back in a minute. Yes people, चलिए भले ये लेक्चर बाद में देख रहे हो, बट मुझे ये बात सही पता है, इतना तो मैं स्टूडेंट्स को जानता हूं कि 110% कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अभी चले गए होंगे। तो यार कभी आप सोचते हैं एकदम ऐसा पावर पैक क्यों रखा होता है? बिकॉज मैं जानता हूं आपका मन इतना चंचल है, कुछ ऐसे बालक होंगे जो कि भाई साहब अभी बस ये 2 मिनट के गैप में भी उठ के जा चुके होंगे। संभालो, थोड़ा सा स्टेबल होना है, जो लोग यहाँ पर हैं अच्छे से पढ़ाई करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नो लेक्चर, नो हेल्प, नो रिविजन लेक्चर, nothing helps you. At the end of the day only your efforts will help you in clearing the examination. Are you clear? सिर्फ आपके एफर्ट से एग्जाम क्लियर होते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ ये सब करने से एग्जाम क्लियर हो जाता है तो पूरी जनता क्लियर हो जाती है ना एग्जाम। कितने बच्चे एग्जाम देख रहे हैं, सब थोड़ी पास हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एंश्योर कि आपका हार्डवर्क करें, लेक्चर अच्छा लगता है, देखो हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छी बात है। एंड यस पीपल, अगर हेल्पफुल रहता है ना तो प्लीज डू लेट द टीचर नो anyway to the comment section or through all other reviews, so that at least कैसा the teacher should feel good ना कि हाँ the things are going in the right direction. So that is a great motivation for any teacher, so please do that. एंड अदरवाइज अगर आपको लगता है ना कि मतलब हाँ हेल्पफुल है तो हेल्पफुल लो, अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे जो आपको पास कराती है वो सिर्फ आपकी मेहनत है, सिर्फ आपकी मेहनत है। किसी भी व्यक्ति से कोचिंग लेने से या फिर किसी भी रिविजन लेक्चर से हम पास नहीं होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आपकी मेहनत है। तो ये आपको एक पुश देता है, करेक्ट डायरेक्शन जरूर देता है कि हाँ ये अगर तूने, ये मैंने बता दिया, अगर ये तूने ऐसे पढ़ के गया ना तो तू एग्जाम में लिखा ना तो मार्क्स आएंगे। तो मैंने पढ़ा दिया, रिवाइज तो आपको करना है, एग्जाम में जाके आपको लिखना है। तो भाई साहब ऐसा हाथ पकड़ के थोड़ी जाएगा हाँ बेटा लिख दे। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू, इट्स ऑन यू। तो क्रेडिट आल्सो गोस टू यू, बट पैरेलली एफर्ट्स भी आप ही के। चलो यार 165 पे आते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, बहुत आसान सा सेक्शन है। इट सिंपली सेज दैट अ पर्सन कैन एक्ट एज डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, out of which 10 can be public company। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, it includes alternate directorship, मतलब I can be a director in 20 companies out of which 10 can be public companies। मैं अगर एक कंपनी का alternate director भी बनता हूं तो I exhaust one limit, मेरी एक लिमिट एग्जॉस्ट होती है। But it does not include sectionate company, dormant company। तो अगर मैं sectionate कंपनी का डायरेक्टर बनता हूं या dormant कंपनी का डायरेक्टर बनता हूं तो इससे मेरी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती है। तो मैं 50 sectionate कंपनी का भी डायरेक्टर बन सकता हूं, ठीक है ना। सेक्शनेट कंपनी और डोरमेंट कंपनी से मेरी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनने से मेरी लिमिट एग्जॉस्ट होती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, a person can act as director in maximum 20 companies out of which maximum 10 can be public companies। बहुत आसान है। पहला पॉइंट,
कोई भी प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, दिस प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी और इसको पब्लिक कंपनी की लिमिट एग्जॉस्ट होगी इससे। आप एक प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर हैं तो प्राइवेट की लिमिट एग्जॉस्ट करने वाले होंगे, बिकॉज 20 की लिमिट आउट ऑफ 10 कैन बी पब्लिक, पब्लिक की लिमिट कम है ना। लेकिन अगर ये प्राइवेट कंपनी इज अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो देन इस प्राइवेट कंपनी से भी आपकी एक पब्लिक कंपनी की लिमिट एग्जॉस्ट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, कोई कंपनी चाहती है कि यार ये क्या तरीका है, हमारे डायरेक्टर्स 15-20 कंपनीज में काम करेंगे, तो एनी कंपनी कैन कीप अ लेसर लिमिट फॉर देयर डायरेक्टर्स। कोई भी कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने डायरेक्टर्स के लिए लेसर लिमिट रख सकती है। अब आप सोचेंगे फिर तो हर एक कंपनी लेसर लिमिट रख देगी, आप जितनी लिमिट कम करेंगे उतना आपको प्रॉपर्ली रेम्यूनरेट करना पड़ेगा अपने डायरेक्टर्स को, हाईली रेम्यूनरेट करना पड़ेगा। सो यू टू टेक अ डिसीजन। तो कोई भी कंपनी चाहे नहीं यार नॉर्मली डायरेक्टर जो है ना 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, बट नहीं हमारी कंपनी में डायरेक्टर वो 5 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, तो एनी कंपनी कैन रिड्यूस द लिमिट फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्टर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। Clear? That is 165. And I'm telling you 165 number of directorship 166 भाई साहब सबसे ही बोरिंग सेक्शन पूरे कंपनीज एक्ट का, पूरे कंपनीज एक्ट का सबसे बोरिंग सेक्शन है 166। आप समझो यहां पर श्री कृष्ण खड़े हैं और आपको एक एक करके बोल रहे हैं कि हे बालक डायरेक्टर, तुझे जो है ना एओए के हिसाब से काम करना चाहिए, तू जो है ना गुड फेथ में काम कर, तो अपनी ड्यूटीज को ड्यू एंड रीजनेबल केयर से कर, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड कर, कभी भी अनड्यू एडवांटेज मत ले अपनी पोजीशन का। यू कैन नॉट अजाइन योर ऑफिस, आपकी किराने की दुकान नहीं है, और अगर आपने इसको किसी को वायलेट किया तो 1 लाख से 5 लाख तक का आप पे फाइन आ सकता है। दैट इज 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। कोई काम का सेक्शन नहीं है, बस कभी अगर एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, तो आपको लिखना होता है, अदरवाइज कोई काम का सेक्शन नहीं है। एओए के हिसाब से काम करना है, गुड फेथ में काम करना है, एक्सरसाइज करना है, ड्यू केयर एंड रीजनेबल केयर काम है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है, अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है, असाइन नहीं करना है अपने ऑफिस, और अगर गलती की तो 1 लाख से 5 लाख की पेनल्टी हो सकती है। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर फॉर यू। आई पे ऑल चल, उसके बाद में आता है 167, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आता है 168 रेजिग्नेशन। अगर बहुत इजी सेक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इफ एनी डायरेक्टर वांट्स टू रिजाइन ही हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन टू द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, आप रिजाइन करें तो आपको कंपनी को नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन देना है। कंपनी हैज टू फाइल इट विद आरओसी विद इन 30 डेज। तो कोई भी व्यक्ति रिजाइन कर सकता है। द पर्सन हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ द रेजिग्नेशन टू द कंपनी हैज टू गिव द नोटिस टू आरओसी विद इन 30 डेज। साथ में कंपनी आल्सो हैज टू इंक्लूड दिस इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट फॉर द नेक्स्ट एजीएम। कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में इंक्लूड करना है कि इस डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। कंपनी एक्ट में थोड़ा साल पहले अमेंडमेंट आया था और उसने शैल को मे किया, डायरेक्टर मे गिव द नोटिस टू आरओसी। तो डायरेक्टर चाहे तो नोटिस दे सकता है, पहले ये शैल था, अमेंड करके उसको मे किया, मतलब डायरेक्टर चाहे तो एक नोटिस, इट विल बी वेरी गुड इफ अ डायरेक्टर गिव्स अ नोटिस अलोंग विद रीजन टू आरओसी। इट इज ऑफ कोर्स नॉट मैंडेटरी बट इट इज जेस्चर, सिंपल। सो डायरेक्टर जब भी रिजाइन करेगा, कुछ है ही नहीं ना, नोटिस देगा किसको, कंपनी को, कंपनी नोटिस देगा आरओसी को, खाता। नोट, डायरेक्टर शैल बी लायबल। हाँ ये ध्यान रखना भाई साहब, इस पे कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक डायरेक्टर ने, उसका टेन्योर खत्म हो गया, वो एक कंपनी का 5 साल के लिए डायरेक्टर था, उसका टेन्योर खत्म हो गया, नाउ इज नॉट अ डायरेक्टर, still he can be liable for the acts of the companies which have taken place during his tenure। मैं कंपनी का डायरेक्टर था फ्रॉम 2011 टू 2017, नाउ आई हैव रिटायर्ड 2021 में मैं घर पे आराम से बैठा हूं, मेरे घर पे नोटिस आ जाता है 2016 का फ्रॉड आपको ले जा रहा है। सो अ डायरेक्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनीज इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट फॉर द एक्ट्स कंडक्टेड ड्यूरिंग दैट टेन्योर। उस टेन्योर में जो एक्ट है उसके लिए आप लायबल रहते हैं। दैट इज 168 रेजिग्नेशन। फिर आता है 169 रिमूवल। बहुत आसान सेक्शन है, टू रिमूव एनी डायरेक्टर। 115 हमारा पढ़ना बाकी, 115 हम पढ़ेंगे सेक्शन सीरीज में। आई विल ट्राई एंड कवर इट आल्सो। स्पेशल नोटिस, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, फोकस करना चाहिए यहां पे। क्या मेंबर कैन गिव अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी, ये हमने ऑडिटर में भी डिस्कशन में लिया था, बिकॉज 115 दो ही केस में काम आता है, एक तो ऑडिटर और एक डायरेक्टर। के मेंबर को लगता है इस ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना है, किसी और को अपॉइंट करना है 115, इस डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं करना है, किसी और को अपॉइंट करना है 115। ठीक है, तो व्हाट इज से रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एनी मेंबर कैन, मेंबर ऑफ कोर्स क्वालिफाइड अंडर 115 कैन गिव अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। स्पेशल नोटिस किस चीज के लिए होता है, टू रिमूव एनी डायरेक्टर और टू अपॉइंट समवन इन द प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर। कि भाई या तो मैं कह रहा हूं कि आकाश को रिमूव कर दो बस, या फिर कह रहा हूं कि आकाश की जगह सुरेश को अपॉइंट कर दो, मतलब रिमूवल तो है ही। ठीक है, तो इस केस के लिए स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है कंपनी को। जैसे ही आपने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया है, सुनो, मेंबर ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया है कि इस डायरेक्टर को रिमूव करना है, कंपनी हैज टू इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डायरेक्टर कि भाई सब आपके रिमूवल की बात हो रही है। Director gets a right of representation. Director can give the representation to the company. Company has a duty to forward the recommendation to all the members. कि भाई साहब रिकमेंडेशन आप सबके पास आ रहा है मेंबर्स, इसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन पास करो। अगर मेंबर फिर भी जनरल मीटिंग पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं तो वो डायरेक्टर रिमूव हो जाता है। तो प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। सबसे पहला स्टेप, स्पेशल नोटिस आता है, कंपनी इन्फॉर्म करता है, डायरेक्टर हैज अ राइट टू मेक द रिप्रेजेंटेशन, द रिप्रेजेंटेशन इज फॉरवर्डेड टू द मेंबर्स एंड देन फिर भी मेंबर अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके उसको रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक कैस यहां पे आता है कि मान लो कंपनी के पास इनफ टाइम नहीं है कि उसका रिप्रेजेंटेशन हर एक मेंबर तक पहुंचा पाए, कंपनी डज नॉट हैव इनफ टाइम दैट द रिप्रेजेंटेशन शुड रीच द
the members, then the company has to read the representation at the general meeting. ठीक है, तो और यहां पे एक और कैटेगरी ट्रिब्यूनल का देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, if the representation has not been sent to the shareholder, it has to be orally read at the meeting before the voting for the removal. कि भाई साहब उसको रिमूव करने के पहले एक opportunity of being heard देना चाहिए। तो 169 talks about removal, उसकी बात हो रही है। Then further, if tribunal feels that the power has been misused, it can order the cost to the directors. अगर इसको लगता है कि यार ये डायरेक्टर भी पावर को मिसयूज कर रहा है, डायरेक्टर को राइट टू रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो अपना अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहा है, तो डायरेक्टर को ऑर्डर किया सकता है कि जो भी खर्चा हुआ कंपनी को आप भरोगे। सो इफ एट ऑल ऐसा लगता है कि डायरेक्टर अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर द कॉस्ट टू द डायरेक्टर। नेक्स्ट इज नॉर्मली रिमूवल के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, बट एक केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। ध्यान से सुनना, इन्हीं पॉइंट्स के लिए तो यहां पर है हम द एक्स्ट्रा एज के अंदर। क्या है ये पॉइंट? नॉर्मली तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है फॉर रिमूवल, बट special resolution is required for removing an independent director who is reappointed for his second tenure. कि नॉर्मली रिमूवल के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, बट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जिसका पहले 5 साल हो गया था, फिर आपने उसको अगले 5 साल के लिए और कंटिन्यू किया है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। भाई साहब गजब, अब आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, रिमूव करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। ओके, एंड अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर 69। 69 में आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो, बट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल को नहीं कर सकते। सुनना मेरी बात को केयरफुली। 164 167 डिस्क्वालिफिकेशन वेकेशन, उसके बीच में आ गया 165 166, 165 डायरेक्टरशिप, 166 ड्यूटीज, इजी हो गया। 168 169 भी साथ में है, रेजिग्नेशन रिमूवल, फिर 170 171 172 वैसे तो रेलेवेंट ही नहीं, मैं जनरली 169 तक ही पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन कैसा होता है कि पूरा चैप्टर जो बेयर एक्ट का खत्म हो जाएगा, इसलिए 3 गरीब से सेक्शन है, 170 171 एंड 172, तो उसको देख के रैप अप करेंगे। 100% फोकस यहां पे, फोकस। चलो यार, सबसे 170, फिर आई इंश्योर कि आपको पूरे सेक्शन सीरीज याद भी है। 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। तो कंपनी को 170 में एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है जिसमें सारे डायरेक्टर्स के डिटेल होते हैं। कहां पे? इट हैज टू बी केप्ट इन रजिस्टर्ड ऑफिस। व्हाट डज इट इंक्लूड? इट इंक्लूड हमारे डायरेक्टर और केएमपी के नाम, और उसके पास में हमारी कंपनी के, हमारी सब्सिडरी के, हमारे एसोसिएट के, हमारे होल्डिंग के, या फिर ऐसी सब्सिडरीज का कॉमन होल्डिंग है, सिस्टर कंसर्न जिसको कहते हैं, दैट इज सब्सिडरी व्हिच हैज आर होल्डिंग सब्सिडरी। मैं ए लिमिटेड हूं, मेरा होल्डिंग है एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का एक और सब्सिडरी एस लिमिटेड, तो हमारा रिश्ता क्या है? सिस्टर कंसर्न्स का होना। तो ऐसी कंपनीज में मेरे जितने भी शेयर्स हैं वो सब मुझे डिस्क्लोज करना है। तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग, कहां पे? रजिस्टर ऑफिस पे रहेगा। डायरेक्टर केएमपी के जितने भी शेयर हैं हमारी कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में, सिस्टर कंसर्न में, वो सब यहां पे डिस्क्लोज करना है। जबरदस्ती सेक्शन वेस्ट करके 171 पे जाए, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, उसको उसी में इंक्लूड कर सकते हैं ना, कि हु कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी। सो रजिस्टर अंडर सेक्शन 170 can be inspected during the business hours or during AGM। AGM के टाइम पर बिजनेस आवर्स में, ड्यूरिंग AGM भी ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहता है, और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स तो कभी भी आके आप चेक कर सकते हैं। कौन कर सकता है? ड्यूरिंग AGM कोई भी व्यक्ति who is attending the AGM, कोई भी व्यक्ति who is attending the AGM can inspect it, and during business hours any member can come and inspect it। कोई भी मेंबर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी विद शेयर होल्डिंग ना, तो मेंबर आके इसको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। मेंबर चाहे तो इससे एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है कि मुझे ये एक्सट्रैक्ट दो, कंपनी पर रिस्पांसिबिलिटी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबर को एक्सट्रैक्ट देना है विद इन 30 डेज। तो हु कैन इंस्पेक्ट? देखो 170 171 एक ही है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी विद देयर शेयर होल्डिंग। तो भाई साहब एक रजिस्टर बनाना है जिसमें डायरेक्टर केएमपी उनकी पूरी शेयर होल्डिंग लिखी जाएगी, रजिस्टर ऑफिस पे रखा जाएगा, उसमें उनकी डायरेक्टर केएमपी के कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, सिस्टर कंसर्न कितने भी शेयर्स हैं सब वहां पे लिखा जाएगा। एंड मेंबर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट इवन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, कभी भी, या फिर ड्यूरिंग एजीएम, तो जो लोग एजीएम अटेंड करें उन सबके पास राइट है इंस्पेक्शन का। मेंबर यहां से एक्सट्रैक्ट भी मांग सकता है, 30 दिन में उसको मिलेंगे। तो राइट ऑफ एक्सट्रैक्ट यहां पे मेंबर का बहुत ईजी है, सेक्शन 170 171। फिर आता है 172 पनिशमेंट अननेसेसरी। ये क्या कहता है कि कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रीब्यूट किया। देखो कैसा है, इस चैप्टर में 149 से लेकर 172 तक जनरली हर एक सेक्शन प्रोविजन के अंदर ही उसका पनिशमेंट दिया। जैसे कि मैंने पढ़ा, एक सेक्शन आपको पढ़ाया था 159, जिसके अंदर ऐसा लिखा था कि 159 के अंदर अगर 152 155 या फिर 156 वॉयलेट किया है तो भाई साहब 152 155 156 158 वॉयलेट किया है तो उस केस के अंदर उसके ऊपर पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो हर एक प्रोविजन के अपने अपने पनिशमेंट दिए हुए हैं। लेकिन यहां क्या लिखा है 172 में, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस बच जाता है जिसका उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में पनिशमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफेंस बच जाता है इसका रिस्पेक्टिव चैप्टर में पनिशमेंट नहीं है, देन ही विल बी पेनलाइज्ड with company and officer in default penalty of 50,000, in case of continuing default 500 per day, but इसका अपर लिमिट रहेगा 3 लाख फॉर कंपनीज एंड 1 लाख फॉर ऑफिसर्स। क्या है पनिशमेंट कि भाई साहब इफ एनी प्रोविजन इज कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस चैप्टर व्हेन नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज गिवन, कोई भी ऐसा प्रोविजन वॉयलेट होता है इसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, तो वहां पे एवरी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट,
उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 50,000 की, एंड इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस 50,000 की पेनल्टी लगेगी, कंटिन्यूइंग तो 500 पर डे, बट अपर लिमिट है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 1 लाख, कंपनी के लिए 3 लाख। जैसे कि मैं कहता हूं पनिशमेंट याद रहे तो अच्छी बात है, इसमें मेरा फोकस भी नहीं इतना। यस पीपल, मैं क्या चाहता हूं यहां पे बिना फर्स्ट पेज पे जाए आप बालक ने 149 टू 172 पूरा कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ मतलब कंठस्थ, 149 टू 172 पूरा कंठस्थ होना चाहिए, फोकस करना अच्छे से, एंड मैं श्योर करता हूं होगा। अभी मैं जा भी नहीं रहा हूं फर्स्ट पेज पे, वो नहीं जाऊंगा मैं फर्स्ट पेज पे, यहीं से आपका देना चाहिए। आपको फिर क्या करना है, प्रैक्टिस शीट लेके पूरी भर देनी है, 149 50 पूरी पूरी भर देनी है, यू शुड बी सॉर्टेड। एंड व्हेन आई सेड आई रियली मीन इट, कीप वर्किंग हार्ड। ये एक्स्ट्रा एज, ये मत सोचो सर मेरी तो पढ़ाई नहीं, मैं एक्स्ट्रा एज कैसे पढ़ूंगा। आपने भाई साहब जो आपको पढ़ना है कंटेंट वो तो पढ़ना ही है, साथ में एक्स्ट्रा एज भी पढ़ के जाना है, ये एक्स्ट्रा एज भी पढ़ के जाना है। तो नेवर सेट एनी लिमिट फॉर योरसेल्फ, इट्स जस्ट द लिमिट व्हिच यू हैव इन माइंड। 149 150 151 152 153 154 क्या है, फोकस करना। 149 टॉक्स अबाउट व्हाट, company to have board of directors, minimum maximum independent director, woman director, resident director. 150 data bank, 151 small shareholder director, 152 appointment of board। यहां तक बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल सेक्शन है, ये बहुत ही डिटेल सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद में 153 से लेके 158 तक तो लाइफ बहुत आसान है, दिन आ जाता है, और 159 आ जाता है पनिशमेंट, तो इसका टेंशन ही नहीं है। फिर आते हैं वापस कहानी शुरू। 160 बात करता है राइट ऑफ एनी पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। 161 वन एडिशनल डायरेक्टर, 1 अल्टरनेट डायरेक्टर, 1 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, 1 नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसे याद रखो। 1 एडिशनल डायरेक्टर, 1 अल्टरनेट डायरेक्टर, 1 नॉमिनी डायरेक्टर, 1 कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर। 162 two directors cannot be appointed together, 2 directors cannot be appointed director, voting has to be done individually, 162 163 is a non-mandatory section, proportional representation। 164 167 तो आप भूल ही नहीं सकते। 164 disqualification, 167 vacation। फिर आता है 165 166 दुनिया का सबसे बोरिंग सेक्शन, दुनिया का सबसे बोरिंग सेक्शन इज 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। 165 डायरेक्टरशिप, दैट अ पर्सन कैन इलेक्टेड डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, आउट ऑफ व्हिच 10 कैन बी पब्लिक कंपनीज। फिर आता है 168 अजी रेजिग्नेशन रिमूवल। फिर 170 171 172 अननेसेसरी सेक्शंस है। 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केम पे अलॉन्ग विद देयर शेयर होल्डिंग रजिस्टर, उसको कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, अननेसेसरी। एंड 170 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट, और चैप्टर खत्म हो जाता है। नहीं, मैं एक और बार बोलूंगा फिर आप बोलोगे, रुको चलो। 149 कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 150 डेटा बैंक, 151 स्मॉल शेयर डायरेक्टर, 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, 153 से लेकर 158 तक दिन। अभी 150 to 150 के डेप्थ में मत जाओ, पहले पूरा हो जाएगा ना फिर डेप्थ में चले जाना है, बहुत इजी। 150 to 158 तो 159 पनिशमेंट। 160 right of any director to appoint for right of any director to apply for directorship other than retiring director। Okay, wonderful। 161 1 alternate director, 1 additional director, 1 casual vacancy director, 1 nominee director। सुनना, ये मत सोचना एक कंपनी में एक ही हो सकते हैं, एक कंपनी में एक से ज्यादा नॉमिनी, ऑल्टरनेट, एडिशनल सब हो सकते हैं। मैं याद करने के लिए ना 1 162 2 डायरेक्टर साथ में अपॉइंट नहीं कर सकते, वोटिंग हैज टू बी डन वन इंडिविजुअली। 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। 164 167 डिस्क्वालिफिकेशन वेकेशन। 165 डायरेक्टरशिप, कितने लोग अपॉइंट हो सकते हैं, 20 डायरेक्टर्स वाली जो लिमिट पढ़ते हैं हम लोग। 166 ऑफ द बोरिंग सेक्शन। 168 169 रेजिग्नेशन रिमूवल। 170 171 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी एंड दैट्स अबाउट इंस्पेक्शन। एंड 170 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। नहीं, आप ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई, एकदम आराम से, एकदम शांति से गिव इट अ ट्राई। आई एम टेलिंग यू कैन डू इट, गिव इट अ ट्राई। यस पीपल, हो सकता है एक आधा सेक्शन बीच में भूल जाओ, हो सकता है कोई बालक को 160 याद नहीं आ रहा है, हो सकता है किसी बालक को एकदम से 151 याद नहीं आ रहा है। व्हाट यू हैव टू डू इज ये प्रैक्टिस शीट का प्रिंट आउट लेना है, और सुनो यहां तो आप चाहो तो भी आपकी रफ कॉपी में लिखो, अभी लेक्चर खत्म करो एंड सीधा बैठ जाओ 149 से लेके 170 रुपए डाल दो, सेक्शन नंबर 149 150 150 पूरा एंड तक। अब उसको फिर फिल करने की कोशिश करो, सुनना मेरी बात को। फिर आपने फिल कर दिया लेकिन आपको 3 सेक्शन याद नहीं आ रहे हैं, तो फिर रेड पेन लो, फिर देखो सेक्शन कौन से थे उनको फिल कर दो, फिर याद आएगा यार ये 3 मैं भूल गया। उसके बाद थोड़े समय बाद भूल गई, ठीक है। उससे थोड़े समय बाद, आधे घंटे बाद, नेक्स्ट सेशन के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है तब वापस एक बार 149 टू 170 लिखो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सेक्शन सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यू विल सर्टेनली गेट अ राइट टू राइट दीज सेक्शंस, 110% यू विल गेट द राइट। तो एंश्योर दैट आप इसको अच्छे से पढ़ें, एंड आई बिलीव कि हर एक बालक के 149 से लेकर 172 टिप्स पे होंगे। मैं एक बार लास्ट टाइम इनको बोलूंगा, and that'll be all for this session. I hope this session was really fruitful for you, and I'll be looking forward to see you people in the next session. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you people soon. खत्म नहीं हो रहा है, मैं एक बार बोलूंगा and then the session is going to be over. Yes people,
149 talks about company to have board of directors. 150 data bank. 151 small shareholder director. 152 appointment of director. 153 to 158 talks about din. 159 punishment. 160 right of any director, any person to be appointed as director other than retiring director. 161 alternate director, additional director, nominee director, casually vacancy director. 162 voting has to be done individually. 163 proportional representation. 164 disqualification. 165 number of directorship. 166 duties of director. 167 vacation from the office of director. 168 resignation. 169 removal. 170 register of the directors in KP along with the shareholding. 171 inspection of that register. 172 punishment, and the chapter is over. I'll see you people soon. मैंने आपको नोट्स के साथ में एक एग्जाम्पशन दिया है सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी का, उसको भी आपने साथ में एक बार देखते हुए चलना है आफ्टर रीडिंग इट ऑल। आप उसको साथ साथ में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसको एंड में पढ़ो एंड यू विल बी आल्सो सॉर्टेड। थैंक यू सो मच फॉर नाइस पेशेंस। आई विल सी यू सून। बाय बाय।